हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो बेटा, आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का एक्सरसाइज 17 करेंगे। इसका एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे। ठीक है, इंट्रो मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? ये तो स्पेशल टाइप है, ये तो पता चल गया। स्पेशल टाइप का मतलब हम सबको पता है, लेकिन बेटा ये क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ये क्वाड का मतलब होता है चार। क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, और लैटरल्स मतलब मान लो कि साइड्स। ठीक है, मान लो कि साइड्स। मैथ्स में आप लोग कुछ भी मान सकते हैं ना, तो मान लो कि साइड्स। तो फिर चार साइड वाले जितना सारा ज्योमेट्रिक फिगर्स है, उसका स्पेशल टाइप्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मन लगा के पढ़ना और कंसंट्रेट करना। जहां पे भी कंसंट्रेशन लैगिंग होगा, वहां पे बस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा 1-2 मिनट सोचो, तुम टाइम लो अपना, फिर से ये वीडियो चालू करो। देखो बेटा, यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये तो लाइव क्लास नहीं चल रहा है कि क्लास में अगर हमको लग रहा है कि तुम लोगों मतलब तुम लोग का शक्ल देख के अगर लग रहा है कि थोड़ा सा बोर हो गए हो, तो फिर हम थोड़ा सा मजाक कर लेंगे, है ना? वो भी हम करेंगे, टेंशन मत लो बेटा। ये हम सोच लेंगे कि ये लाइव ही हो रहा है, अब बाकी तो तुम लोग के ऊपर। अब देखो, यहाँ पे जो है क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? चार साइड वाला ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक, अब देखो, चार फिगर मतलब चार साइड वाला क्या क्या होता है? एक होता है सबसे पहला, वेरी गुड, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम दिखने में क्या होता है? ऐसा होता है ट्रापीजियम। ठीक है, हम लोग बचपन में क्या करते थे पता है? इसको यहाँ पे ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, यहाँ पे एक विंडो बना दो, यहाँ पे एक डोर बना दो, तो ये हो गया गांव का घर, है ना? ये हो जाता है गांव का घर। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वाला ब्रांच बना दो, तो ये हो जाता है एक पेड़। यहाँ पे थोड़ा सा लगा दो, तो ये हो जाता है बुशेज। अब जो है इसके बगल से यहाँ से मान लो कि यहाँ पे रिवर चल रहा हो, ऐसा करके रिवर चल रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मान लो कि ऐसा रिवर है, धीरे धीरे दूर से आ रहा है, इसलिए छोटा छोटा से बड़ा हो रहा है। ठीक है, ऐसा वाला रिवर हो गया। अब रिवर के साइड में थोड़ा सा घास फूस है, तो घास फूस लगा दो, तो ये जो है यहाँ पे भी घास फूस लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ठो ये बना दो। ये हो गया हम लोग का झूला झूला। और अब मान लो कि एक बच्चा यहाँ पे बैठ के ठीक है, तो हम ड्राइंग करने में माहिर हैं। तो मान लो कि एक बच्ची जो है यहाँ पे झूला झूल रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये बन गया। मतलब ऐसा करके हम बचपन में क्या करते थे? ऐसा ड्राइंग करते थे। ठीक है, तो ड्राइंग से हमको पता चलता है कि हम कितना अच्छा है ड्राइंग में, है ना? तुम लोगों को सबको पता चल रहा है। तो बेटा देखो, ये वाला ड्राइंग मैंने क्यों ड्राइंग किया है? मैक्सिमम बच्चे का ना ये ट्रापीजियम का शेप याद नहीं रहता है। ये जो शेप है, ये शेप याद नहीं रहता है। मैक्सिमम बच्चा 99% बच्चा ट्रापीजियम को भूल जाते हैं। लेकिन अब जो मैंने इतना एक सुंदर ही बताएंगे हम, है ना, एक इतना अच्छा सा एक ड्राइंग बना दिया, जिसमें ये वाला जो है, इसका नाम मान लो कि क्या मान सकते हो? इसका नाम मान लो कि सोनी ले लो, या फिर कुछ भी ले लो तुम्हारे हिसाब से, सोनी ले लो। तो फिर ये जो है सोनी कुड़ी जो है, ये यहाँ पे झूला झूल रहा है। ठीक है, तो फिर ये वाला डायग्राम इतना मेहनत करके मैंने ड्रॉ किया, ताकि तुम लोगों को हमेशा याद रहे, ये जो बेटा है ये ट्रापीजियम है। ठीक है, अब चलो, ट्रापीजियम कितना टाइप का हो सकता है बेटा? ट्रापीजियम का मतलब क्या होता है? दो साइड पैरेलल, मतलब ये वाला साइड जो है पैरेलल होगा। ठीक है, बात समझ में? अब ये बाकी दो साइड का क्या होगा? नॉन पैरेलल, मतलब
any two sides are parallel, मतलब two opposite sides are parallel and raised to are non parallel, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग बोलोगे कि सर ये नॉन पैरेलल मतलब क्या, ये ऐसा भी हो सकता है, अगर यहाँ पे हम सीधा लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये ट्रेपेजियम है? बेटा है, ठीक है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। तो ये क्या हो गया? ये मान लो कि उल्टा बोट हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और उल्टा कर देते हो तो फिर इसको अगर, अरे ये क्या हुआ, इसको अगर ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फिर ये हो गया। चलो बेटा इसको बोट बना देते हैं, इसको हटाओ और यहाँ पे एक बोट बना देते हैं, ठीक है। हवा चल रहा है तो बस चलने दो, है कि नहीं, बोलो। चाहिए उल्टा साइड हो गया, इसको ऐसा कर दो, ठीक है। अब सही हुआ, अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये बंधा हुआ है, अब ये जो है ये चल रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने नदी बनाया था, इस नदी को यहाँ से कर देते हैं, तो इसमें ये बेटा बोट जो है ये चल रहा है। क्या अकेला चल रहा है? नहीं बेटा, यहाँ पे एक बंदा ड्रॉ कर देते हैं, तो ड्रॉ करने में तो हम माहिर है ना। ये बंदा जो है ये यहाँ से मान लो कि बस है, इतना लंबा तो नहीं हो जाएगा, यहाँ से ऐसा है, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा कर लो मोटे वाला, ये बंदे को थोड़ा सा और अच्छे से ड्राइंग कर देते हैं हम। अब मतलब एक लग रहा है, एक बंदा यहाँ पे है, वो लग रहा है, मतलब कुछ तो है बेटा, कुछ तो है। बंदा हो चाहे बंदर हो या फिर कुछ भी हो, है तो यहाँ पे सही, ठीक है। तो फिर चल रहा है। अब ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है बेटा, यहाँ पे ये भी एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पे ये भी एक ट्रेपेजियम है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। समझ में आया? ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है। तो अब बात समझ में आया कि नहीं? मतलब एनी टू साइड्स आर पैरेलल, यहाँ पे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, बाकी दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल है, ठीक है। अभी बाकी जो है बचा बुचा में उतना टाइम हम नहीं लेगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला है ट्रेपेजियम, वो ज्यादातर बच्चे को समझ में नहीं आता है। आई होप ये याद रहेगा। ये ड्राइंग बेटा तुम लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, ये खूबियां तो मेरे अंदर है ना, कितना अच्छा हम ड्राइंग कर सकते हैं, है ना। तुम लोगों का काम है देखना और याद रखना। ये ड्राइंग तो बेटा हमको लगता है कि लाइफ लॉन्ग याद रहेगा बेटा। ऐसा सेलर तुम लोग लाइफ में नहीं देखे हो, है कि नहीं, बोलो। और एक ऐसा जो है यहाँ पे झूला झूल रहा है बेटा, इमेजिन कर लो यहाँ पे कोई है, सपनों का कोई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है राजकुमार आके ले जाएगा, है ना, इसको घुमाने लेके जाएगा। इसीलिए वो आया था, लेकिन थोड़ा सा बीच में थोड़ा भटक गया, फिर आएगा इधर, ठीक है। चलो कुछ भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है? पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है बेटा? ऐसा टाइप का ड्राइंग होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक बेटा ड्राइंग है, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो। अब ये बेटा हो गया हम लोग का जो है, ये भी हो गया एक गांव का घर, ठीक है, मान लो, मतलब एकदम। तो ये हो गया, ये ऊपर जो है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी वही वाला लॉजिक लगा लो, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे बूसेस है, और ये जो है हम लोग का रास्ता जो है घर से निकल रहा है, और फिर यहाँ पे मान लो। अब देखो बेटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा होता है रेक्टेंगल। अब तुम लोग बताओगे सर रेक्टेंगल का कोई भी ड्राइंग नहीं है। बेटा रेक्टेंगल तो याद रहता है, जनरली मैंने देखा नहीं कि रेक्टेंगल भूल जाते हैं, नहीं बेटा नहीं भूलते। तो इसका भी अगर एक ड्राइंग चाहो तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन वो बॉक्स भी हो जाता है क्यूबॉइड। अगर बॉक्स बनाएंगे भी तो भी वो जो हो जाता है क्यूबॉइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर का 3D शेप बनते हैं क्यूबॉइड। जैसे कि अमेज़न में कुछ गिफ्ट दिए हो या फिर कुछ ऑर्डर दिए और वो बॉक्स में आता है, लेकिन वो बॉक्स अगर 2D में देखोगे, बॉक्स को अगर 2D में देखोगे, मतलब 2 डायमेंशन में देखोगे। 2 डायमेंशन मतलब क्या है? जिसका ओनली लेंथ है एंड उसका ओनली ब्रेथ है, ये हो जाता है बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या है? ऑपोजिट टू साइड्स आर
पैरेलल एंड इक्वल, तो वो हो जाता है ये इसका इक्वल है एंड पैरेलल है, ये इसका इक्वल है एंड पैरेलल है, तो वो हो जाता है बेटा रेक्टेंगल। मैंने अच्छे से प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, इसके बाद है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, देखो ऐसा टाइप का स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों का चारों साइड सेम होता है, एल 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 मतलब बेटा हम लेंथ ले रहे हैं, ये जो है GTH लेंथ, यहाँ पे भी ब्रेथ है, तो ये लेंथ चारों का चारों इक्वल होता है। एंड एंगल याद रखना, ये जो एंगल्स होता है 90 होता है, यहाँ पे भी ये एंगल्स जो है 90 होता है। अब चलो प्रॉपर्टीज जो है जितना सारा चार मैंने दिखाया, क्या सर ये चार ही पढ़ना है? नहीं बेटा, और भी थोड़ा सा आ सकता है। चलो देखते हैं कि और क्या है। और क्या है, और एक है, मान लो कि ये जो है एक स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास स्क्वायर का कुछ है नहीं, ठीक है। मान लो कि ये जो मेरा कुछ भी है, मतलब कुछ तो नहीं है, अभी कैसे दिखाए, अच्छा चलो छोड़ दो, इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, है ना, हम लोग में सब में इमेजिनेशन पावर है। तो देखो स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ड कर दो, टिल्ड करने पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ड कर दो तो मतलब ऐसा टाइप का हो जाएगा ना डायग्राम, होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर ऐसा था, थोड़ा सा टिल्ड कर दिया तो ये वाले वर्टेक्स ऊपर हो जाएगा, ये जो है चार क्या है वर्टेक्स होता है, तो ये वाले वर्टेक्स ऊपर चला गया, ये थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा इधर, ऐसा वाले डायग्राम बनेगा ना। तो ये बेटा हो जाता है एक रोम्बस। क्या होता है, एक रोम्बस, मतलब इसको काइट की तरह याद रखना। क्या याद रखना, काइट की तरह। दैट मीन्स रोम्बस क्या होता है, काइट होता है। इसको यहाँ से ऐसा कर दो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे ये लगा दो, तो ये हो गया काइट। मान लो ये ऐसा है, ऐसा है, बस, तो ये मान लो कि काइट, ये क्या हो जाता है, रोम्बस। समझ में आया, रोम्बस क्या होता है। देखो ये जो है, ये जो है, ये हो जाता है रोम्बस। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, आई थिंक सो। तो हम लोग कितना पढ़े हैं, अब उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमको क्या क्या याद रखना है, ये तो मैंने मजाक मजाक में बताया ताकि तुम लोगों का याद रहे, क्योंकि अगर शेप ही याद नहीं रहेगा तो बेटा सम्स कैसे बनाओगे, याद कैसे करोगे। तो शेप याद रखने के लिए बेटा कुछ डायग्राम चाहिए, कुछ तो हम लोगों को दिमाग में होना चाहिए जो सोच के हम लोग ये वाला फटाफट से बता देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे याद रखोगे, अमेज़न का बॉक्स देके याद रख सकते हो, या फिर स्क्वायर चारों का चारों साइड से रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये याद रह जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी तीन है, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम, ये याद नहीं रहता है, तो उसको याद करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे जो है, ये है पैरेललोग्राम हम लोगों का, ये जो है रेक्टेंगल, ये जो है स्क्वायर, और ये जो है रोम्बस है। ये नीचे का हिस्सा नहीं है, ये जो है ये रोम्बस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो इसको बॉर्डर मतलब डबल लाइन से किया है जितना, ठीक है, ये जो है रोम्बस है। अब देखो हम अब यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा वाला प्रॉपर्टीज करना है। अभी तक तुम लोगों का कॉपी में कुछ नहीं देखना था, कुछ नहीं करना था। अब जो है तुम लोगों को क्या देखना है, सिंपल से जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक। चलो आगे चलते हैं। मैंने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो अभी के अभी। कहाँ पे नोट डाउन करोगे, तुम्हारा जो फॉर्मूला कॉपी हम बता रहे थे उस फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन करो अभी, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं, अब वीडियो को प्ले करो। देखो ये चैप्टर को करने के लिए ना ये कंसेप्ट जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद हम एक और एक कंसेप्ट बताएंगे, वो वाला कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ट्रापीजियम ऐसा दिखता है जनरली,
इसमें क्या लिखा है मैंने, ए प्लस डी, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों को मिला के 180 होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक ए बी लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाता है 90। तो सिमिलरली अगर ऊपर में एक लाइन होगा तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये और ये दोनों मिलके होता है 180। तो ये कंडीशन है कि ट्रापीजियम होने के लिए ए प्लस डी दोनों को मिलके 180 होना पड़ेगा। दैट मीन्स 180 का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब क्या है, ए एंड डी ऐड करके सप्लीमेंट्री एंगल होना पड़ेगा। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको कहते हैं, जब दो एंगल एडेड अप करके 180 होता है। ठीक, अब देखो बी एंड सी को सिमिलरली एडेड अप करके 180 होना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हम लोगों का ट्रापीजियम। अब देखो ट्रापीजियम जो मैंने ड्रॉ किया था एकदम स्टार्टिंग में, ये क्या है, ये हम लोग का बोट है। जो बोट मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, वो नदी में वो बह रहा था, राजकुमार आके लेके जाएगा, तो फिर वो क्या है, वो वाला है कि ये वाला ट्रापीजियम जो है बोट। ठीक है, इसको उल्टा करके भी सोच सकते हो, मतलब ऐसे करके भी तुम सोच सकते हो, ये हो जाता है बोट, ये भी एक ट्रापीजियम है, ऐसा करके भी सोच सकते हो। ठीक है, मैंने उल्टा ड्रॉ किया है, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। ठीक, अच्छा अब देखो आइसोसेलेस ट्रापीजियम क्या होता है, जब अगर ये और ये क्या है, इक्वल है। मैंने वही लिखा कि ये ए बी एंड सी डी जो है ये इक्वल हो या फिर ना हो, बट दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, एक दूसरे से पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि एनी टू, वो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं एनी टू ऑपोजिट sides should be parallel and other two sides are non-parallel। पैरेलल मतलब हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग पूरा नहीं लिख रहे, बस ये पैरेलल का लाइन होता है, इसके साथ ईल जोड़ दो तो ये हो जाता है पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे हम लिख रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो तो फिर ये जो है हम दो लाइन के बाद ये लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मतलब ट्रापीजियम होता है इसको कहता है आइसोसेलेस ट्रापीजियम। बात को समझना, यहाँ पे क्या क्या होता है, बोथ द डायगोनल्स आर सेम। ये जो डायगोनल्स होता है AC एंड BD जो है ये सेम होता है, कहाँ पे, एक पर्टिकुलर ट्रापीजियम में जो कि है आइसोसेलेस ट्रापीजियम में। एंड एंगल A एंगल B C एंड D इक्वल होता है, मतलब ये मतलब ये पूरा ठीक है, एंड ये पूरा मतलब पूरा इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आया, पूरा इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होता है। एंड सी एंड डी मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो है सिमिलर होता है। मैंने डबल लाइन दे दिया यहाँ पे, सिंगल लाइन दिया समझाने के लिए कि ए और बी इक्वल है, सी एंड डी इक्वल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या, अब ये जो पुराना वाले लॉजिक था, ये पुराना वाले लॉजिक से a प्लस डी इक्वल टू 180 होना पड़ेगा, यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 180 होना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराना जो लॉजिक यहाँ पे जो हो रहा था वहीं पे यहाँ पे भी यूटिलाइज होगा। यहाँ पे हम मार्किंग नहीं दे रहे क्योंकि ये दोनों को सम अप करके 180 होना था। अगर ऐसा मार्किंग है तो समझोगे कि इक्वल है, नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे वही वाला लाइन मैंने लिख दिया, ये जो है ट्रापीजियम का रूल है। ठीक, अब देखो पैरेललोग्राम का रूल क्या है कि ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होना पड़ेगा एंड पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब इसका इक्वल ये होना पड़ेगा, इसका इक्वल ये होना पड़ेगा। ठीक है, चार साइड सेम नहीं भी होगा बट इसका इक्वल ये होना पड़ेगा, मतलब AB शुड बी इक्वल टू CD, AB शुड बी इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD एंड जो है AD इक्वल टू BC, ये होना पड़ेगा। ये कंडीशन है बेटा, ये होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे भी जो है ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये और ये इक्वल हो जाता है ऑपोजिट एंगल्स, मतलब A के साथ C, B के साथ D, ऑपोजिट वाले A और C इक्वल हो जाता है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम ना लिख के मैंने क्या किया, 2 लाइन देके जीएम लिख दिया, ये जो है पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। तो यहाँ से अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल जो है, ये वाले जो पैरेललोग्राम था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में। मान लो कि यहाँ पे अगर एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, हम यहाँ से कट कर दिया तो इक्वल हाफ होगा, तो उसका भी ऐसा जैसा, ठीक है, समझ में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, मैंने वही लिखा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल मतलब शॉर्ट में लिखा है, 2 लाइन के बाद ईएल, फिर जो है ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे जितना सारा एंगल्स है, सारा का सारा एंगल शुड बी 90 डिग्री होना पड़ेगा, एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल जो है ये बीडी एंड एसी जो है इक्वल है, मतलब क्या है, AC दैट इज इक्वल्स टू BD, ये जो है इक्वल है, ठीक है, ये दोनों डायगोनल जो है इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये बीच में अगर O हो जाता है तो फिर DO should be equal to OB and AO should be equal to OC, ठीक है, बात समझ में आया, मतलब DO एंड OB दोनों सेम होता है। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अपने आप को आधा हिस्सों में बांट देता है, अपने आप को आधा हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। मान लो कि अगर AC का वैल्यू 4 है तो फिर ये वाला डायगोनल जहां से कट करेगा तो इधर में 2 उधर में 2 बचेगा, ठीक है, मतलब मान लो ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल यहाँ से कट किया, ठीक है, दूसरा डायगोनल जो है ये पूरा जो है इसका वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 4, तो ये वाला डायगोनल कट किया तो फिर इस पॉइंट कहाँ से कट करेगा, एकदम बीच से कट करेगा, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2, बात समझ में आ रहा है। तो ये है इसका कंडीशन। अब देखो यहाँ पे जो है स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये है, तो क्या बता रहा है कि ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो चारों का चारों साइड सेम होना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ABCD लिख देते हैं तो ABBCCDDA इक्वल होना पड़ेगा, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, सबको 90 डिग्री होना पड़ेगा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे यहाँ पे कट करता है, ये वाला डायगोनल एंड ये वाला डायगोनल जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो ये जो है रोम्बस, मैंने क्या कहा था, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो फिर हो जाता है रोम्बस, तो रोम्बस ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे भी मान लो कि हम कर देते हैं कि ABCD, ये क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी होना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं एंड पैरेलल भी होना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यहाँ पे अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, एंड लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर डिफरेंट, जनरली जो है ये डायगोनल्स जो है डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम से अगर आता है, मतलब मान लो कि ये पैरेललोग्राम अगर रोम्बस है तो फिर उसका ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करना तय है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है जो कि स्क्रीन में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो स्क्वायर का कुछ कंडीशन है जो कि तुम्हारा दिखेगा, तुम देख पा रहे हो। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर व्हेन, उसका कुछ कंडीशन है। अ पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, कब, जब उसका कुछ कंडीशन है। रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, कब, उसका कंडीशन है। रोम्बस को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, कब, जब उसका कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रोम्बस का भी वैसा टाइप का कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटरल को कब हम लोग रोम्बस बोलेंगे, पैरेललोग्राम को कब हम लोग रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका 1-2 कंडीशन है, ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। अब देखो, अब सुनो, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है। तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप में से ये एक अकेला बंदा है स्क्वायर, जिसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टीज हो सकता है, मतलब क्या, a square can be a square, rectangle, parallelogram, trapezium, rhombus, मतलब एक स्क्वायर कुछ भी बन सकता है ना।
ये कुछ भी बन सकता है। तो इसको याद रखना, इस बच्चे को हम लोग देख लेगा कि ये कुछ भी कर सकता है लाइफ में। इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ भी बन सकता है लाइफ में, अगर चाहे तो कुछ भी बन सकता है। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान हम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए। क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी अगर समझ में नहीं आएगा ठीक से, तो फिर चैप्टर तुम बना नहीं सकते हो। तो थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। अगर थ्योरी ठीक से तुम मतलब बना नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बेटा। तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फोकस करो थ्योरी में, थ्योरी को अच्छे से देखो, थ्योरी को अच्छे से समझो, थ्योरी को जानो, थ्योरी को एकदम माइंड में सेट कर लो। अब सम्स बनाएंगे। अब इस थ्योरी से कैसे सम्स बनाना है वो तो हम तुमको सिखा देगा, तो उसका टेंशन मत लिया करो। बस हम जो बता रहे हैं कंसंट्रेशन यहाँ पे दो, इसको बहुत ध्यान में रखो और इसको बहुत संभाल के रखो, क्योंकि आगे जाके तुमको ये जियोमेट्रिक फिगर्स का यूटिलाइजेशन बहुत है। अभी हम लोग क्लास 8 का क्लासेस कर रहे हैं और हम क्लास 8 में हैं, तो फिर हम लोगों का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद क्लास 9 में भी ऐसा टाइप का जियोमेट्रिक फिगर है, 10 में तो है ही, ठीक है, 10 में और भी इंट्रोड्यूस होगा, जैसे कि हेक्सागन ऐसा कुछ होगा, इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर भी चलो, यहाँ पे ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखो, समझो। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। ये हम वीडियो YouTube के लिए ही बना रहे हैं, तो क्लास नहीं करवा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम सोच रहे हैं YouTube पे क्लास कर रहे हैं, और YouTube पे क्लास करवाने से मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास कमेंट्स छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारा और मेरा बात होने का। अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो और अगर कुछ भी बोलना हो तो फिर हमको बोल सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। नहीं तो मेल आईडी ऑलरेडी गिवन इन वेरियस वीडियोस, ठीक है, वहां से तुम मेल आईडी कलेक्ट करके तुम मेल भी कर सकते हो। अगर कुछ चाहो तो पर्सनली पूछना चाहो तो हम रिप्लाई करते हैं बेटा, बहुत रिप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़ा हुआ है, अगर तुम में से मेल कर रहे हो तो फिर तुम भी जुड़ा हुआ होंगे। तो चलो फिर कोई बात नहीं, सीधा का सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कि एक्सरसाइज का सम्स कैसे बनते हैं इन कंसेप्ट से, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे एक और एक बात है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में एक और एक पॉइंट है जो कि है एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाले जो लॉजिक है यहाँ पे भी यूटिलाइज होता है पैरेललोग्राम में। अब चलो सीधा का सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो एंड होता है। अब चलो सीधा क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन वो अलग वीडियो में आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना, सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 17 क्लास 8 का। तो पहला जो क्वेश्चन तुम लोगों का दिमाग में आया कि सर आप ये वाले ग्लव्स क्यों पहने हो, तो बेटा देखो, पहला तो बात जो है बहुत ठंड था। दूसरी जो बात है, हम वुलन ग्लव्स पहन के जब लिख रहे थे तो फिर दिक्कत हो रहा था, तो स्लिपरी हो रहा था, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल ग्लव पहन लिया। ये एक्सपेरिमेंटल ग्लव्स जो है पहनने से क्या हो जाता है ना, ये इजी टू हैंडल होता है, मतलब पेन इजीली पकड़ सकते हैं, इजीली कुछ हटा सकते हैं, मतलब ये एकदम ऐसा रहता है, ज्यादा स्लिपरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ये ऐसा भी नहीं है, चिपकू भी नहीं है ना, मतलब चिपक ज्यादा ऐसा भी नहीं है, रबर है, तो फिर ये इजी टू हैंडल होता है, इसलिए बेटा। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिलेबस पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 17। तो पहला तो बात जो है इंट्रोडक्शन, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन यूट्यूब में अपलोडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो पहले जी ही
ये एक्सरसाइज करना चाहते हो, लेकिन पहले एक्सरसाइज नहीं करना है। पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है वो अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, इस चैप्टर में क्या क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों को करने को मिलेगा, क्या क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, मतलब स्पेशली मैंने क्या बताया, कंसेप्ट। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होता है मेरे चैनल में। तुम लोगों को पता ही है कि हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हम देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर में, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर में। चलो फिर अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो इंट्रो वीडियो जरूर देखे हो, यही मान के हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ चीजें जो है समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पहला जो काम तुमको करना है वो है इंट्रोडक्शन वीडियो तुमको चेक करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है पूरा का पूरा अच्छे से समझना है, फिर जाके यहाँ पे आना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत एक मतलब हम डायग्राम में माहिर है, तुम लोगों को पता है, तो उसी डायग्राम को याद रखना है, तो फिर कुछ नहीं है, तो उसको याद रखो, और याद अगर रखोगे तो कंसेप्ट इजीली क्लियर होते रहेगा, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज का पहला जो है, ये पहला तुम्हारा बुक के साथ मेरा बुक का जो ये फोटोज है, पहले चेक कर लो कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सेम नहीं है तो कंसेप्ट को चेक कर लो कि कंसेप्ट सेम है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट बुक यूज करते हैं। हम सेलिना कॉन्साइज वाला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन है मेरा बुक में, तुम लोग का बुक में भी शायद यही वाला क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो चेक करके यहाँ पे आओ, पहले यहाँ पे मत आओ, ठीक है ना, पहला ये वाला वीडियो मत चेक करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम। तो फिर ABCD ऐसे नेमिंग कर दो, ABCD मैंने नेमिंग कर दिया, ये बेटा C है, ठीक है ना। अब देखो बताया कि एंगल A जो है 3 टाइम्स B है, तो फिर B को X ले लो, क्या लेंगे, B को X लेंगे, तो फिर A एंगल क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। बताया क्या गया है, एंगल A दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B। तो एंगल B को अगर x ले लेंगे तो फिर A क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम्स x मतलब 3x। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, B को x ले लिया तो फिर A हो गया 3x। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बताया कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो एंगल्स ढूंढ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, तो एंगल्स ढूंढ लेते हैं। एंगल्स का मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इसका पता है ना। ये पैरेललोग्राम अगर मान लो कि एक पैरेललोग्राम ऐसा है, इसका ये वाला साइड, ये वाला साइड, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है। मतलब एंगल्स जो है ये इक्वल होता है, ठीक है ना, मतलब ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। एंड ये जो एडजेसेंट एंगल है, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल सम करो तो 180 होता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब हम अगर यहाँ पे बताए, इसी वाले डायग्राम में अगर बताए तो फिर कैसे होगा, देखो चेक करो, एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 180। बात समझ में आ रहा है। मतलब जो साइड बाय साइड एंगल है वो कितना हो जाता है, 180 होता है। तो एंगल A का वैल्यू मेरे पास गिवन है 3x, एंगल B का है x, तो फिर यहाँ पे 180 कर दो, तो फिर 4x इक्वल्स टू 180, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू 45। जो बच्चे का दिमाग में ये आ रहा है कि सर आपने साइड बाय साइड कैंसिल आउट कैसे कर रहे हो, तो बेटा मेरे से तुम लीनियर इक्वेशन नहीं कियो। लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, मैंने बताया बहुत सारे इजी स्टेप्स मैंने बताया है, तो फिर वहां से पता चल जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसा हो सकता है, कंडीशन है ये होने का कुछ, तो पता चल जाएगा। तो और जो स्टूडेंट्स का ये पता नहीं चल रहा, तो बेटा तुम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन से x निकाल लो, तो फिर तुम लोग के लिए इजी होगा। अब देखो x इक्वल्स टू 45 है, तो 45x का वैल्यू आ गया, तो फिर ऑटोमेटिकली एंगल B विल बी 45, तो फिर एंगल A कितना हो जाएगा, 3 इंटू 45 करो, A निकाल लो। तो फिर यहाँ पे और मैंने बताया था कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू वैल्यूज जो है यही वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। और मैंने क्या बताया, B और D जो है सेम है, तो फिर एंगल B इक्वल टू एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों 45 डिग्री है, तो जितना सारा एंगल्स मेरे को चाहिए था वो वाला एंगल मेरे को मिल गया। यहां तक क्वेश्चन खत्म, सॉल्व है। अब क्या बताया कि इफ द पैरेललोग्राम इफ AB जो है ये 5x - 7, मतलब AB का जो वैल्यू है ये बताया गया है कि 5x - 7, एंड जो है CD का जो वैल्यू है ये 3x + 7, 3x + 7। अब देखो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एक कंसेप्ट जो है वो ऑपोजिट साइड सर इक्वल होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फिर 3x + 7 दैट इज इक्वल्स टू 5x - 7। अब यहां से x का वैल्यू सॉल्व कर लो। x यहाँ पे 3x - 5x दैट इज इक्वल्स टू -7
7 -7, ये वाले 7 उधर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से लेके 7 तो x इक्वल्स टू 7, तो x का वैल्यू 7 आ गया। जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर आपने 5x को लेफ्ट साइड लिया है और अगर मैंने अगर ये 3x को राइट साइड लेके जाते तो क्या कुछ अलग होता, बेटा तुम करके देखो, आंसर अगर सिमिलर आता है तो फिर तुम्हारा करेक्ट है, और अगर करेक्ट नहीं होता है तो फिर तुम्हारा एंड में कुछ गलती है, क्योंकि मेरा एंड में तो कोई भी टाइप का गलतियां दिख नहीं रहा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई भी टाइप का गलतियां दिख नहीं रहा, ठीक है। तो फिर अगर ये यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुमको करना क्या है, तुमको सिंपल सा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चेक करो, मेरा कोई गलतियां दिख नहीं रहा कि दिख रहा है। अब बेटा मैंने क्वेश्चन कॉपी रॉन्ग किया था, है ना, इक्वेशन में कोई भी टाइप का गलती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया था। तो फिर यहाँ पे क्या है, देखो AB का वैल्यू जो था 5x - 7 था, AB का वैल्यू जो है 5x - 7 था, बट CD का वैल्यू जो है ये 3x + 1 है, मैंने 3x + 7 लिख दिया था, ये 3x + 1 है। पहला वाला क्वेश्चन में हम गलतियां कर रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले, ऐसा तो तुम लोग को पता ही है, हम गलतियां करते रहते ताकि तुम लोग का ध्यान किधर है वो देखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तुम लोग का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान इधर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 हो गया, यहाँ पे -2x, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से लेके 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या ढूंढना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ CD, तो CD का वैल्यू ढूंढना था। तो फिर CD इक्वल टू क्या था, 3x + 1, तो यहाँ पे 3 इंटू ब्रैकेट में 4 + 1, तो फिर 12 + 1 हो जाएगा 13। बात समझ में आ रहा है, तो फिर ये हो गया 13 CD का वैल्यू। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट था, मैंने 2 इंक से दोनों पार्ट को सॉल्व किया है, शायद तुम लोगों को पता चल गया है, तुम लोगों को समझ में आ गया है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। मेरा गलतियां तुम लोगों को पकड़ना है, अगर मेरा गलतियां पकड़ लेते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, मेरा गलती अगर तुम लोग पकड़ लेते हो तो फिर तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है ये पता चल जाता है, ठीक है ना। तो मेरा गलतियां तुम लोगों को पकड़ना है, जब भी हम गलतियां करेंगे तुम पकड़ लो, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ 2, तो यहाँ पे क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, पैरेललोग्राम PQRS, जब भी पैरेललोग्राम का बातें करेगा तब भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, PQRS ऐसे लिखेंगे। अगर तुम्हारा दिमाग में ये हो रहा है कि सर हम ऊपर से लिखेंगे PQRS, तो बेटा लिख लो, बेटा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा पेन, तुम क्या लिखोगे तुम जानो। चलो आगे चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल Q का वैल्यू गिवन है, तो एंगल Q का वैल्यू गिवन है 4x - 5, तो 4x - 5। अब जो है देखो एंगल S जो गिवन है, एंगल S जो गिवन है ये है 3x + 10, तो 3x + 10। अब जो है कैलकुलेट QNR, तो कैलकुलेट QNR, तो मतलब क्या करना है, मैंने बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो फिर 3x + 10 दैट इज इक्वल्स टू 4x - 5। अब गलत नहीं लिखा है तो चेक कर लो, दैट इज इक्वल्स टू -5 - 10, तो यहाँ पे -x दैट इज इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू आ गया 15, तो फिर निकाल लो दोनों को, 3x + 10 दैट मींस 3 × 15 + 10, तो कितना हो जाएगा 45 + 10 55। एक और क्या है 4x - 5, तो 4 × 15 - 5, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 60 - 5 55। तो दोनों इक्वल आया, मैंने बताया था ना कि दोनों इक्वल आएगा। चलो लेकिन अब देखो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा देखो Q and S गिवन था, क्या क्या गिवन था, Q and S गिवन था, लेकिन आंसर में चाहिए Q and R, तो मैंने Q निकाल लिया, मैंने क्या निकाल लिया, Q निकाल लिया। दैट मींस ये जो है एंगल Q, ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए ही नहीं था, तो इसीलिए तुम लोग ये आंसर को मत निकालना, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में चाहिए उसी को निकालो। अब देखो क्या बताया गया है, बताया गया है कि एंगल Q निकल गया, एंगल R ढूंढना है, तो फिर मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, एंगल R मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। तो और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, हम लोग को पता है ना कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 होता है, मतलब एंगल R प्लस एंगल Q दैट इज इक्वल्स टू 180। कोई भी दो एडजेसेंट साइड का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में, तो फिर एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। एंगल Q जो है 55 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल R प्लस एंगल, तो फिर एंगल R कितना हो जाएगा 180 माइनस 55। बनाओ आंसर, खुद निकाल के बुक का आंसर चेक कर लो। चलो फिर मजा आया ना, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं।
चलो फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है। इन रोम्बस ABCD एंगल A इज 74 एंड फाइंड B एंड C। तो फिर एक रोम्बस ऐसा करके ड्रॉ करो, हम डायग्राम में माहिर है तो फिर मान लो कि ये एक रोम्बस है, तो फिर यहाँ पे ABCD ऐसा करके नेमिंग कर दो। अब जो है एंगल A जो है ये 74 है, तो मैंने क्या कहा था, ऑपोजिट साइड्स आर मतलब ऑपोजिट एंगल्स जो है ये इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। क्या रोम्बस में भी वही सेम होता है? ऑब्वियसली, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल का ही कंसेप्ट ये है कि क्वाड्रिलैटरल का एडजेसेंट एंगल्स का सम करो तो 180 होता है, और फिर ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। ये क्वाड्रिलैटरल का फैक्टर है बेटा, तो सारे में लग जाएगा। तो यहाँ पे एंगल A 74 है, यहाँ पे एंगल C चाहिए था, तो डायरेक्टली C का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 74 डिग्री, बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 74 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि एंगल B भी फाइंड करना है, तो एंगल B फाइंड करना है, तो बात वही का वही है, एडजेसेंट है, तो फिर एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 180। तो फिर एंगल B का वैल्यू नहीं पता, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A को राइट साइड भेज दिया। अब 180 माइनस एंगल A 74, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो, चेक कर लो, ठीक है ना। तो बी एन से निकल गया, पहले सी निकल गया, अब बी निकल गया। यहाँ पे एंगल बी है, जब लिखोगे यहाँ पे और लिखते चलना। अब चलो ये जो है 3 पार्ट 1, 3 पार्ट 2 तुम लोग खुद बना सकते हो। देखो 3 पार्ट 2 खुद बना सकते हो। क्या बताया कि AD इज 7.5, रोम्बस ABCD के अंदर ही बताया है, रोम्बस ABCD के अंदर ही बताया है। देखो AD जो है ये वाले वैल्यू बता दिया है, AD जो है 7.5 है। अब चाहिए BC एंड CD। अरे बेटा ये रोम्बस है, और रोम्बस का कंसेप्ट में हम लोगों को पता है कि रोम्बस का चारों का चार साइड इक्वल होता है। तो एक साइड अगर 7.5 है तो BC CD चारों का चारों साइड ही 7.5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC इक्वल टू AB सिंस इट इज अ रोम्बस। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 BC एंड CD, तो फिर BC दैट इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर लिखना है, नहीं तो मार्क्स खत्म। बात समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं, 4 पार्ट 1 करते हैं। देखो क्या बताया, ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 पार्ट 1, तो स्क्वायर का मजा तो कुछ अलग टाइप का है। ये है स्क्वायर, चारों का चारों साइड सेम होता है, PQRS लिख लेंगे। अब क्या बताया, PQ जो है 3x माइनस 7 एंड QR जो है ये है x प्लस 3। मेरे को पता है स्क्वायर है, चार साइड सेम है, तो 3x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7। यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 2x, आया 5x का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कर लिया। लीनियर इक्वेशन हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन पता है ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, x का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस 7 दैट मीन्स 3 इंटू 5 माइनस 7, 15 माइनस 7। कैलकुलेशन तुम लोग बनाओ। अब यहाँ पे जो है RQ कितना है, x प्लस 3 दैट मीन्स 5 प्लस 3 जो है 8 हो जाएगा। अरे 5 प्लस 3 दैट इज 8, RQ का वैल्यू 8 एंड ये जो है PQ का वैल्यू 3x। तो चाहिए था क्या, हम लोगों को चाहिए क्या था, PS फाइंड करना था। तो PS फाइंड करना था, तो PS मतलब QR का इक्वल। तो QR क्या है, ये है QR, तो QR का इक्वल मतलब 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर विल बी आंसर। सेंटीमीटर क्यों है बेटा, सेंटीमीटर क्यों है, 8 यूनिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं है, यूनिट दिया ही नहीं है कि कितना है, तो फिर यहाँ पे 8 यूनिट लिखना, नहीं तो मार्क्स खत्म। 8 यूनिट लिखना, ठीक है ना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो PQ मेरे को चाहिए ही नहीं था, PQ का जो वैल्यू है ये मेरे को चाहिए ही नहीं था, तो फिर नहीं निकालेंगे, बात खत्म। अब जो है ये 4 पार्ट 2 देखो, 4 पार्ट 2 में क्या बताया गया है कि चलो अब कर रहे हैं 4 पार्ट 2। 4 पार्ट 2 में देखो यहाँ पे ये एक स्क्वायर है PQRS, भले ही ये देखने में मतलब रेक्टेंगल हो गया, लेकिन इसको तुम लोग क्या देके सोचोगे, यस वेरी गुड, स्क्वायर। अब देखो PR का वैल्यू गिवन है, ये PR, अच्छा मतलब डायगोनल गिवन है, तो PR का वैल्यू जो है ये 5x है भाई। QS मतलब ये वाला जो है इसका वैल्यू गिवन है 9
x माइनस 8। अच्छा, ये जो है स्क्वायर का एक फंडा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, है ना, डायगोनल्स आर इक्वल। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि एस क्यू दैट इज इक्वल्स टू पी आर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5x दैट इज इक्वल्स टू 9x माइनस 8। ये जो क्वेश्चन था, है ना, मतलब उल्टा लिखा, मतलब तुम उल्टा लिखना, एस क्यू या फिर क्यू एस, यहाँ पे जो है 9x माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू पी आर का वैल्यू है 5x, तो फिर 9x माइनस 5x दैट इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x दैट इज इक्वल्स टू 8, इसको कैंसिल आउट करो 2, तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ पे फाइंड QS चाहिए, QS फाइंड करना है, तो x का वैल्यू 2 आया, तो मेरा QS का जो वैल्यू था वो मेरा है 9x माइनस 8, तो फिर 9x माइनस 8, तो फिर 9 इंटू 2 माइनस 8, 9 2 जार कितना होता है 18 माइनस 8 करो तो आता है 10। अब बारी है कि यूनिट क्या है, यूनिट है नहीं, तो फिर 10 यूनिट ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना, 10 यूनिट ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आया? या फिर यहाँ पे यूनिट लिखना है कि नहीं लिखना है, स्कूल में एक बार पूछ लेना, वहां पे अगर तुम लोगों को बताता है कि हाँ ठीक है लिखना पड़ेगा, तो फिर तुम लोग लिख देना। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी 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 इजी, बस हम जो कर रहे हैं करते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो फिर रेक्टेंगल यहाँ पे है ही, यहाँ पे रेक्टेंगल है ही। BPC ये 124 है, तो फिर ये वाला भी हो जाएगा 124, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब पूछा नहीं गया है लेकिन हम बता रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अब देखो ये 124 है, तो ये दो एंगल भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 है, 180 से 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर वाला मिल गया, इधर वाला मिल गया, तो वही सेम ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट से इधर वाला। चलो अब चाहिए क्या, देखो BAP। अच्छा BAP, ऐसे इसको बाप मत बुलाओ, BAP है, ठीक है। तो BAP जो है तुमको ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे एक लॉजिक है, ये जो डायगोनल्स है तो दो डायगोनल्स क्या होता है रेक्टेंगल का, इक्वल होता है। इंट्रो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर इंट्रो वीडियो में पता नहीं किए हो, लॉजिक समझ में नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे सम्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाले जो डायगोनल है, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल PBC दैट इज इक्वल्स टू एंगल PCB। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब आधा में ही छेद करते हैं, मतलब ये पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो BPC दैट इज इक्वल्स टू एंगल PCB, तो यहाँ पे आ गया PCB। अब क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों एंगल को मिला के करो, क्या करोगे 180 करोगे। अब नेक्स्ट बात आता है कि सर ये दोनों इक्वल क्यों कर रहे हो। देखो बेटा कंसेप्ट समझो, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो था हम लोग क्लास 7 में किया था, उसका लॉजिक समझो। ये जो है डायगोनल, ये जो है डायगोनल, तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल है, तो इक्वल जो है तो फिर यहाँ पे बीच में कट कर रहा है, ये बीच में कट कर रहा है। और कंसेप्ट क्या है कि डायगोनल जो है ये एकदम बीच में ही कट करता है, मतलब इक्वल, मतलब ये अगर पूरा जो है 10 है तो फिर इसका आधा हो जाएगा 5, इसका आधा हो जाएगा 5। सिमिलरली ये पूरा अगर 10 है, क्योंकि 10 होगा ही, क्योंकि सेम रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल है, तो दो डिफरेंट साइज का डायगोनल नहीं हो सकता। तो फिर ये अगर पूरा 10 है तो ये भी पूरा 10 होगा, तो ये पूरा 10 है, ये भी पूरा 10 है, जहां पे कट करता है मतलब इंटरसेक्ट करता है वो एकदम बीच पे करते हैं, ये कंसेप्ट है। तो फिर इधर हो गया 5 5, इधर हो गया 5 5, तो फिर ये वाले जो ट्रायंगल है ना, ये वाले ट्रायंगल बन गया आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब क्या है, आइसोसेलिस ट्रायंगल का एक कंसेप्ट है। आइसोसेलिस ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या है, ये वाले साइड इक्वल है, तो फिर ये वाला जो है थर्ड साइड है, तो थर्ड साइड मतलब बेस के ऊपर दो एंगल जो बनता है ये हमेशा इक्वल होता है। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, पहले किया है, आगे भी जाके बहुत यूटिलाइज करना है। तो फिर यहाँ पे ये बंदा हो गया सेम एंड ये बंदा हो गया सेम, तो फिर ये पूरा जो ट्रायंगल है बन गया आइसोसेलिस। आइसोसेलिस का थर्ड साइड अनइक्वल होता है। एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो फिर ये वाला साइड इक्वल है, तो फिर ये वाला साइड अनइक्वल है। तो कंसेप्ट यहां पे आता है कि अनइक्वल साइड से जो दो एंगल बनता है
वो दो एंगल इक्वल होता है। बात समझ में आया। अब मान लो कि आइसोसेलिस तुम बता रहे हो कि सर ट्राइंगल ऐसा है, ये साइड इक्वल है, तो फिर क्या सर ये और ये एंगल इक्वल होगा? क्योंकि ये तो अनइक्वल साइड है, तो अनइक्वल साइड के साथ दो एंगल जो बनता है ये हमेशा इक्वल होता है। तो आंसर विल बी हाँ सर, ये इक्वल होता है, दिस एंगल इक्वल होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अब चलो कंसेप्ट क्या बताया, आइसोसेलिस ट्राइंगल का यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस के साथ दो जो एंगल होता है ये दो एंगल इक्वल होता है ना। तो फिर ये दोनों एंगल को इक्वल कर दो, दैट मींस x मान लो, ये वाला जो था ऑलरेडी हम लोग के पास गिवन था 124। अब ऐड कर दो, ऐड करके क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वो वाला भाई साहब क्या होता है, वो वाला भाई साहब ये होता है कि x प्लस 124 अगर सम करते हैं तो फिर वो 180 आता है। तो दैट मीन्स क्या है कि ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री एंगल्स, मतलब क्या है, ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये कंसेप्ट है ना, इसको क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐड करो तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 124, 124 से 180 तक चलो, इधर 6 उधर कितना 20 30 50, तो 56 हो जाता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करो तो 28 आ जाता है। तो x का वैल्यू कितना है, 28 आ गया सर। अच्छा अब तुम बोल रहे हो कि सर ये 28 आ गया, ये 28 आ गया। हाँ बेटा आ गया। अब तुमको क्या करना है, ये 28 आ चुका है, ये है 124। तो फिर अब ये क्यों निकाले मेरे को, तो सर ये ऊपर वाले चाहिए था, ये ऊपर वाले चाहिए था, तो फिर ये दोनों को निकाल के हम क्या करेगा, सोचो। आंसर मैंने पूरा ही बता चुका है। अब देखो एक और एक कंसेप्ट है ना, हम लोगों को पता है कि ये जो है राइट एंगल है, राइट एंगल नहीं, ये जो है ट्राइंगल, ट्राइंगल है नहीं है, रेक्टेंगल है। ये जो है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एंगल कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री बनता है। तो यहां से कट करो डायगोनल, ये नीचे वाला मेरा कितना आया, 28 आया। तो ऊपर वाला कितना बनेगा पता है ना, तो 90 माइनस 28। तो फिर एंगल ए बी पी दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 28। तो 90 माइनस 28 करो तो 90 से 20 को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाता है, 70। 70 से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है, 62, है ना। तो फिर यहाँ पे ये भाई साहब आया 62, ये ऊपर वाले भाई साहब आया 62। तो फिर अब देखो एक और बार चेक करो, ये वाला मेरा आया 62, ये वाला तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, 180 से 124 माइनस करो तो फिर एंगल ए पी बी दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 124 करो तो कितना आ जाता है, 180 से 124 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलरेडी मैंने बताया इधर 6 उधर कितना 50, तो यहाँ पे आ रहा है 56। तो ये वाला कितना आ गया 56। अब तुमको चाहिए था क्या, BAP, तो BAP जो है एक ट्राइंगल है, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो ऐड करके, तो फिर एंगल BAP दैट इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 माइनस 56 प्लस 62। तो यहाँ पे ऐड करके कैलकुलेट करके आंसर बताओ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 180 से सब्ट्रैक्ट करो, 6 प्लस 2 यहाँ पे 8 होता है, 5 प्लस 6 कितना होता है, फिर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया। अब तुम बोल रहे हो कि सर इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है। अरे देखो बेटा, अब देखो यहां तक ये वाले समझो, हम एक और बार समझा देगा, टेंशन मत लो, कंप्लीट करने दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से समझाया है, एक और बार समझाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो बताए कि ADP, तो ADP मतलब ये वाले एंगल भी ढूंढना था। देखो ADP ढूंढने के लिए मेरे को ये एंगल P पता है, एंगल D चाहिए। अब देखो ये तो पता हो गया, एंगल A मतलब BAP पता हो गया, वो कितना है 62 है। अब क्या है 90 से 62 माइनस करो। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि मेरे को एंगल पता है कि ये जो है पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है। अब क्या करना है, ये भाई साहब कितना है 62, तो फिर 90 माइनस 62, तो फिर एंगल PAD, तो फिर PAD निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 90 माइनस 62, तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 8 उधर 20, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाता है 18 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो फिर ये भाई साहब हुआ कितना 18 डिग्री। अब ऐड कर दो, कितना है एंगल चाहिए क्या, ADP चाहिए, ADP इक्वल टू एंगल ADP इक्वल टू 180 से सब्ट्रैक्ट करो किसको,
124 प्लस 18 को ऐड करके, तो 180 माइनस यहाँ पे 124 प्लस 18 ऐड करो, 24 प्लस 10 34 प्लस 6 2 142 हो गया। तो 142 180 माइनस 142, तो 142 से इधर 8 उधर 30, तो फिर आंसर आया 38। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये आया 38 एंड BAP जो है ये आया 62 डिग्री। तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आंसर चेक करो, मैंने सही नहीं किया, ठीक है ना? कहां पे मिस्टेक किया? वेरी गुड, यहाँ पे 90 माइनस 62 कितना होता है? यहाँ पे 28 होता है। यहाँ पे कितना? सिमिलरली 28, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52, तो फिर सिमिलरली यहाँ पे 28। तो अब आंसर चेक कर लो 28 है कि नहीं है, 28 है कि नहीं है, चेक कर लो, है ना? समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ लो। देखो क्या क्या ढूंढना है। ये सेकेंड लॉजिक को मैंने इतना कुछ किया, लेकिन इतना कुछ ना करने के बाद भी पहले ये सेकेंड वाला समझा देते हैं। ये मैंने इतना कुछ किया मतलब सब्ट्रैक्ट किया। ये जो था 90 था, इधर वाले मेरे को मिल गया था, इससे ये सब्ट्रैक्ट किया फिर आया। तो फिर यहाँ पे इतना कुछ ना करके ना, देखो AD एंड BC, ये है AD ये है BC, ये है AD ये है BC, और ये जो है एक डायगोनल है ना? तो फिर दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए सिंस बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फिर देखो ये वाला एंगल B मेरे को पहले निकल गया था, जो कि था X, मैंने लिया था एकदम स्टार्टिंग में 28। तो सिमिलरली यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो 28। तो फिर ये वाला काम करने का ही नहीं है, ये है इजी वाले मेथड। कंसेप्ट पता है तो फिर ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या है? और वाले मेथड। अगर तुमको लगता है कि सर हम ये वाले मेथड में नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन करके करेंगे, तो बेटा करो, लेकिन कैलकुलेशन मेथड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्योंकि काम का टाइम क्यों इन्वेस्ट करें हम, अगर मार्क्स तो सेम ही मिलना है हमको, है ना? तो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अब देखो इसको एक बार समझो। चलो फिर समझाते हैं। ये जो है हम लोग का एक रेक्टेंगल है, ये जो है दो डायगोनल है, दो डायगोनल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जो कि आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? 124 डिग्री बताया गया है। तो फिर ये वाला क्या है? आइसोसेलिस था, ये वाला आइसोसेलिस था। तो फिर यहाँ पे x लेके मैंने सॉल्व किया, तो फिर ये x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? 28 डिग्री आ गया था पहले, उसको साइड में रखो। अब समझो, यहाँ पे जो है x प्लस 124 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180 करोगे तो x का वैल्यू 28 आ रहा है ना? 28 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको ये वाला चाहिए। देखो ये x अगर 28 आ गया, ये 28 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? ये पूरा जो होता है 90 होता है ना? तो फिर इधर वाले कितना करेंगे? 90 माइनस 28 करेंगे ना, इधर वाले निकल जाएगा। 90 माइनस 28 कितना हो जाता है? 62 डिग्री होता है। तो इधर वाले हो गया 62 डिग्री। यहाँ पे 124 गिवन था, तो बाकी बचा बुचा जगह कितना हो जाएगा? निकालो। निकालने के बाद दिस प्लस दिस करो, तो हो गया मेरा 180। ये दोनों ऑलरेडी नोन है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ऑलरेडी नोन है। तो फिर ये दोनों से ये वाला निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला कितना निकला था? मेरे को याद नहीं आ रहा है कितना निकला था, लेकिन शायद ये निकल गया था। फिर से एक और बार करना है बेटा, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कंसेप्ट को समझो। तो फिर ये निकल गया मेरा। अब ये दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैंने क्या बताया सेकंड ADP के लिए, ये था लॉजिक। तो फिर ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑलरेडी 28 निकल गया, तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी 28 पुट कर दो, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है। अब नहीं पता तो फिर तुमको मतलब ये वाला कंसेप्ट अगर पता नहीं है, करना नहीं है ऑल्टरनेट एंगल, तो फिर वही सेम वाला बात, ये 90 से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इधर वाला पता चल जाएगा। तो ये वाला पता है, 124 पता है, दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी 28 आएगा। ठीक है ना? अब आई थिंक समझ में आ गया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसको धीरे धीरे स्लोली समझो, देखो बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बताया गया है कि ABCD इज अ रोम्बस। ये जो है ये भाई साहब एक रोम्बस है, लेकिन रोम्बस ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन अगर चार साइड सेम होगा, वो कैसे भी करके ड्रॉ करें तो वो इक्वल होता है। तो रोम्बस है मतलब ये हम लोग का चार साइड इक्वल है। रोम्बस का कंसेप्ट क्या है एक और बार मेमोराइज कर लो। ये रोम्बस जनरली कैसा होता है? ऐसा होता है रोम्बस, ठीक है ना?
और ये जो है डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट हमेशा 90 डिग्री पे करता है। तो ये जो है कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया कि रोम्बस ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो ये सारा डायग्राम ऐसे घुमा के देता है ताकि तुमको कंफ्यूज कर सके, तो कंफ्यूज हम लोग नहीं होंगे। तो अब देखो यहाँ से ड्रॉ करो, ये वाला बताया गया है कि 38 डिग्री, ठीक है, उसको लेके चलो। यहाँ से ये डायगोनल को ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला है मेरा 90, तो फिर ये भी है 90, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो चलो एंगल जो है 38 डिग्री, तो यहाँ पे जो है हमको पता है कि 90 डिग्री होगा। ये नीचे समझ में आ रहा है ना, ये नीचे जो है 90 डिग्री है, ये जो है 38। अब बताया क्या है, ACB ढूंढना है। ACB मतलब ये ऊपर वाले ढूंढना है भाई साहब को। तो ठीक है, ऊपर वाले भाई साहब को ढूंढ लेंगे। DAC मतलब इधर वाले भाई साहब को ढूंढना है। अब क्या करना है, ADC मतलब ये वाले भाई साहब को ढूंढना है। ठीक है, चलो ढूंढ लेंगे। अगर B निकल जाएगा तो इसका इक्वल ये हो जाएगा, है ना। तो B और D का एंगल हमेशा सेम होता है, तो चलो निकाल लेंगे। अब देखो पहला जो बात है, ये क्वेश्चन को करने के लिए एक भी लाइन करना नहीं है। देखो कैसे, देखो ABCD है और ये वाला लाइन को बताया गया है कि ये है 38 डिग्री। देखो हम लोगों को पता है ना, रोम्बस का क्या होता है, 4 साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये 4 साइड इक्वल है ना, 4 साइड इक्वल है। तो फिर ये वाला 2 साइड इक्वल है, दैट मीन्स AB एंड CB इक्वल है। तो फिर ये क्या हो गया, आइसोसेलिस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड जो है, ये 2 साइड इक्वल है, तो फिर ये क्या हो गया, आइसोसेलिस का प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है, आइसोसेलिस का प्रॉपर्टी, AB एंड CB इक्वल है, तो फिर ये 2 एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब थर्ड साइड रिलेटेड जो 2 एंगल है इक्वल, तो ये अगर 38 है तो फिर ये भी 38 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे कि AB इक्वल टू, यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे कि AB इक्वल टू BC, सो एंगल BAC दैट इज इक्वल्स टू एंगल BCA दैट इज इक्वल्स टू 38 डिग्री। तो ऑलरेडी मेरा ACB ढूंढना था, तो ACB, इसको जो चाहिए वही लिखो, ACB लिखो, दोनों सेम ही बात है, ACB, क्योंकि मैंने बताया था क्लास 7 में आई थिंक कि लाइन्स एंड एंगल्स जो भी चैप्टर है वहां पे सीखे हो। अब ये दोनों मिल गया, तो डायरेक्टली B कितना है ढूंढ लो, क्योंकि हमको ADC ढूंढना है, ADC ढूंढना है। तो फिर ये और ये इक्वल होता है, मतलब अपोजिट, ये और ये इक्वल होता है, यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो फिर इसलिए एंगल B कितना है वो ढूंढ लो। तो एंगल B दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, 38 प्लस 38, ऐड करो, ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कितना हो जाएगा बोलो, 104 आया, समझ में आ रहा है। तो फिर एंगल B जो है ये आ गया 104, तो सिमिलरली एंगल D भी हो जाएगा 104। तो मेरा थर्ड भी निकल गया, ये जो था ये 1 था, निकल गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी निकल गया। क्या निकल गया, एंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू एंगल ADC दैट इज इक्वल्स टू 104 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब देखो तुमको DAC ढूंढना है, DAC मतलब ये वाला ढूंढना है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये 2 पैरेलल है, तो 2 पैरेलल में अगर एक ट्रांसवर्सल है तो फिर ये क्या हो जाता है, दिस इक्वल टू दिस होता है ना। तो फिर ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, तो दैट मीन्स ये वाला 38 है, तो फिर ये वाला 38 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। और फिर सिमिलरली ये वाला इक्वल टू ये वाला होता है, एंड देन ये वाला भी इक्वल हो जाता है। तो फिर नॉर्मल लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो 38 है यहां पे भी ये 38 ही होगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना। अब ADC ट्राइंगल में अब अगर तुमको लग रहा है कि सर ये दोनों ऑल्टरनेट है तो फिर ये दोनों भी ऑल्टरनेट होगा, लेकिन बेटा ऐसा रूल नहीं है। मतलब ये जो है ऐसा रूल नहीं है, ऐसा अगर है मतलब ये AB और DC ये जो है मान लो पैरेलल मतलब ट्रांसवर्सल है, तो ऐसा रूल यहाँ पे नहीं है कि मतलब ये वाला और ये वाले का रूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों को इक्वल लिख नहीं सकते, रूल ऐसा नहीं है। रूल कैसा है, रूल कैसा है, तुमको दिस इक्वल टू दिस है, तो फिर ये इक्वल टू ये है, दैट मीन्स ये 38 है तो ये भी 38 है। अब क्या करना है, अब और कुछ नहीं, अब नंबर 2 कर रहे हैं। देखो सिंपल सा एक ट्राइंगल
एडीसी ट्राइंगल में ही है तो फिर 180 से ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर एंगल DAC निकालना है ना, एंगल DAC दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 104 प्लस 38 कर लो, तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 38 डिग्री। घूम फिर के बेटा वही आंसर आएगा, तो ये वाला एंगल जो है ये 38 डिग्री आ रहा है, घूम फिर के आंसर वही आएगा। लेकिन बेटा एक बात को समझना है, अगर यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली ये वाला ना दिखा के तुम लोग डायरेक्टली 38 लिख दोगे ना, तो चांसेस है कि टीचर मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा लॉजिक है ही नहीं, ऐसा लॉजिक है ही नहीं कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है, इसके यहाँ पे अगर ट्रांसवर्सल है कि दिस इक्वल टू दिस होता है, ऐसा लॉजिक है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट उल्टा वाला साइड का लॉजिक है, क्या साइड का लॉजिक है, ये वाला इक्वल टू ये वाला, इसके साथ इसका रिलेशन है, तो हम लोग लिख सकते कि ये दोनों इक्वल है, तो फिर हम लोग वो ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कुछ नहीं बेटा, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, कंसेप्ट यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं है, वही बचपन का, वही क्लास 7 का, वही सेम लॉजिक लगा रहे हैं, सेम लॉजिक लगा रहे हैं कि आइसोसेलिस, सेम आइसोसेलिस का लॉजिक लगा रहे हैं, एंगल्स वहां पे जो सीखा था सेम वैसा ही सब कुछ हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे कि ये नहीं है वो नहीं है, बस बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर कहीं पे भी कोई भी अगर डाउट्स आ रहा हो ना, तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, जरूर कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई देंगे, क्योंकि मेरा मिशन और विजन तुम लोगों को पता है ना, बहुत बार मैंने बताया है, तो वो तुम लोगों को पता है, तो तुम लोग करोगे क्या, उसके बेसिस पे अगर कमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब दिमाग में ऐसा तुम लोगों को चल रहा है कि कमेंट करेंगे सर, रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे, बेटा तुम कमेंट कर दो, अब देखो हम रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, पहले तुम करो कमेंट, अगर तुम्हारा डाउट जो है वो कमेंट करो, फिर देखो उसका रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है, जरूर मिलेगा, ये मेरे से 200% गारंटी के साथ हम कहते हैं, जरूर देंगे। चलो फिर, डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है बेटा, एक टीचर का फर्ज होता है कि बच्चे का डाउट क्लियर करे, कोई भी टाइप का डाउट क्लियर करो, मेरे से क्लास कर रहे हो तो डाउट क्लियर करवा लेना मेरे से, ठीक है ना। डाउट्स हो रहा होगा और यहाँ पे यूट्यूब में देख रहे हो कि मैंने दिया है तो एक दिन बीत गया लेकिन तब भी रिप्लाई नहीं मिला, इंस्टाग्राम में डीएम करो, ठीक है ना, वहाँ पे डीएम करोगे तो हम डेली चेक करते हैं। यूट्यूब का शायद कमेंट्स हम मतलब भले ही डेली चेक नहीं करते लेकिन एक बार में चेक कर लेते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का डेली चेक करते हैं, वहाँ पे डेली मैसेजेस आते हैं, डेली हम डाउट्स क्लियर करते हैं, तो तुम भी करो, ट्राई करो, देखना होगा मिलेगा बेटा, ट्राई करना है कि नहीं बोलो। चलो आगे चलते हैं, ये एडीसी मतलब डीएसी भी हो गया, तो चलो फिर तीनों मिल गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। देखो बेटा मजा तभी आता है जब क्वेश्चन समझ में आता है, और मजा तब आता है, सेकंड मजा तब आता है जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ग्रैब कर लोगे, प्रैक्टिस करके ग्रैब कर लोगे और फिर एग्जाम में मार्क्स लाओगे, तुम खुद सॉल्व करके मार्क्स लाओगे। हम मेरे को रेंट पे तुम लेके नहीं जाओगे कि सर अब चलिए मेरे बगल में आप बैठे रहिएगा कि हम अब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आप कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा, हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसा नहीं होगा, रेंट पे मतलब तुम हमको लेके नहीं जा सकते हो, तो फिर प्रैक्टिस तुमको करना है बेटा, ठीक है ना, नेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। वहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं लेकिन मैच पे जाके तुमको ही खेलना है, ग्राउंड पे तुमको ही खेलना है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस अगर ड्रॉ किया हुआ नहीं है तो फिर हम जैसे सिखाया है ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और बीसी है तो फिर ए बी सी डी बताए तो चलो कर दो बी सी ए, अच्छा ये वाला कितना है 35 डिग्री चाहिए क्या, खुद निकाल सकते हो बेटा। अगर रोम्बस ऐसे ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है, समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था ना वैसे सोचो, ये जो है इसको ऐसे सोचो, ए बी सी डी ऐसे सोचो, ये ए बी सी डी है, रोम्बस है मतलब चार साइड सेम है, यहाँ पे ए सी डायगोनल ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पे तुमको ये वाला गिवन है 35, अब सोचो लास्ट वाला डायग्राम के साथ इस वाले डायग्राम का क्वेश्चन मैच करवा दिया है, अब सोचो क्या करोगे, कैसे, ये इक्वल है लग रहा है तो फिर ये 35 है तो इधर भी 35 होगा, देख के समझ में आ रहा है ना। अब देखो तुमको ढूंढना क्या है, ए डी सी ये वाला एंगल ढूंढना है, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट में ही किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इधर का कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे।
चलो फिर बनाओ। अरे ए डी सी ढूंढना है तो बहुत सिंपल है, तो ये बी ढूंढो। अगर आ नहीं रहा तो बेटा क्या बताए, लास्ट क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं हो। अगर ये वाला क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा तो फिर लास्ट क्वेश्चन तुम नहीं समझो। देखो बेटा ये दोनों है तो फिर ये निकाल लो ना, ये निकालोगे तो बी और डी तो इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू ईच अदर हमेशा क्वाड्रिलेटरल में। तो फिर यहाँ पे क्या है, एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 प्लस 35, तो कितना हो जाता है 35 प्लस 35, 180 माइनस यहाँ पे 70 कर दो तो 80 70, इधर है 30 उधर है 80, 80 प्लस 30 कितना हो जाता है 110 होता है ना। तो फिर ये हो गया 110, तो फिर एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 110 है तो फिर ये भी 110 हो जाएगा। बात को समझो, आंसर चेक करके चलो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट को समझो पहले, आंसर चेक करने से भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे। PQRS इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट M। तो पैरेललोग्राम बताया तो फिर चलो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, डायगोनल से इंटरसेक्ट। अच्छा चलो डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा दिया। ये क्या बताया PQRS, तो चलो PQRS नेमिंग कर दो। अब क्या है बताया, क्या है देखो PMS इज 54 P, अच्छा यहाँ पे M है। अब क्या बताया PMS मतलब ये वाला एंगल कितना बताया 54। अब क्या है QSR, QSR मतलब ये वाला एंगल बताया कितना है 25। अब SQR, SQR ये वाला एंगल कितना बताया 30 डिग्री। RPS ढूंढना है, RPS मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। कैसे समझो इस बात को। इधर 54 है, हम ग्रीन से कर रहे हैं, इधर 54 है, दैट मीन्स इधर भी 54 होगा, है ना। तो ये वाले ट्राइंगल का आर मेरा निकल जाएगा, ये छोटा वाला मेरा निकल जाएगा, और ये जो है पैरेललोग्राम है तो एसआर पैरेलल टू PQ, तो फिर ये आर का इक्वल ये है, तो फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो तो मैंने एक और बार बता रहा है, क्या बताया 54 इक्वल टू 54, क्यों ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट 54 से 54, तो ये वाला निकलेगा। तो फिर एंगल QRM इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 से सब्ट्रैक्ट करो 30 प्लस 54, तो यहां पे कितना हो जाएगा 180 माइनस 4 5384, तो 180 से 84 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 96 आ रहा है। तो ये R जो है 96, तो यहाँ पे भी एंगल जो चाहिए हम लोग को RPS दैट इज इक्वल्स टू 96 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो चलते, तो RPS निकल गया 96 डिग्री, ठीक। अब चलो, अब एक और बार कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखो ये वाला पूरा जो है तुमको चाहिए क्या, वो देखो PRS दैट मीन्स ये वाला एंगल चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो देखो ये वाला एंगल करने के लिए 25 गिवन है, ये चाहिए, तो अगर ये वाला निकाल लेंगे तो फिर इजी रहेगा, तो ये वाला इजी निकल जाएगा। ये पूरा कितना है 180 है, तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये वाला निकल जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो फिर निकाल लो एंगल SMR दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो 180 से 54 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 50 सब्ट्रैक्ट करो, 180 से 50 सब्ट्रैक्ट करो तो आता है 30, 30 से अगेन 4, तो यहाँ पे कितना आता है 126 डिग्री आ रहा है। तो फिर ये वाला जो M है ऊपर वाला ये हो गया 126 डिग्री। तो देन एंगल जो चाहिए वो वाला PRS देखो PRS दैट मीन्स ये वाले एंगल चाहिए, तो फिर 180 माइनस दोनों को ऐड कर दो 25 प्लस 126। अब आंसर बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है, तो यहाँ पे R जो है 29 आ गया, तो मेरा
सेकेंड भी मिल गया। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ रहा है? अब चलो, ये m का वैल्यू हम ये ऊपर लिख रहे हैं 126। अब नेक्स्ट चाहिए क्या? पहले चाहिए क्या वो ढूंढो, फिर कैसे निकालेंगे वो बात का बात है। कैसे, क्या चाहिए? PSR ये पूरा चाहिए, PSR ये पूरा चाहिए। तो आधा तो मेरा गिवन है 25। अब ये वाला एंगल इजी निकल जाएगा, तो पहले वो ढूंढो। नंबर 3 का करते हैं, एंगल PSM। तो PSM कितना हो जाएगा? 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो 54 प्लस 96। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। लेकिन ये करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा देखो इधर 30 लिखा हुआ है, तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा। तो फिर ये दोनों इक्वल है, तो आंखें बंद करके हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। क्या लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लिख सकते हैं ना कि RQS दैट इज इक्वल्स टू PSQ। ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल, लिख सकते हैं ना। तो फिर ये वाले निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाले कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब जो है ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आंसर विल बी सेम। अब जो है PSR चाहिए था, तो एंगल PSR दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 30 करो तो आंसर सेम आ जाता है 55 डिग्री। चेक कर लो, ये जो है 1 2 3, ये क्या बताया था? ये पार्ट 3 का और ये 3 का और बताया, और ठीक है ना, मतलब मेथड और बताया, ठीक है ना। ऐसे भी 30 होगा, ऐसे भी 30 होगा, क्योंकि ये एंगल सेम है। बात को समझो, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो प्रूविंग सम है, 10 में भी प्रूविंग सम, 11 में भी प्रूविंग सम। तो यहां से प्रूविंग सम चालू होता है। तो यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। अच्छे से कंसेंट्रेट करना, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से प्रूविंग वाला सम चालू हो रहा है, और प्रूविंग वाला सम का एक खासियत है, क्या है पता है? अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो तुम कर नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये हम लोग 10 में भी जाके वहां पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लास 10 में भी ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो फिर क्लास 7 में, क्लास 8 में जो हम सिखाएगा, क्लास 10 में भी इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। मेरा एक मोटो है, तुम लोगों को पता है कि एक ही मेथड सीखेंगे, हर जगह पे लगाएंगे, है ना, हर जगह पे यूटिलाइज करते चलेंगे, बार बार नहीं सीखेंगे। अब देखो कंसेप्ट क्या है। देखो पहले क्वेश्चन करना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो यहां पे क्या बताया है कि पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल्स जो है AC एंड BD, ठीक है ना, इंटरसेक्टेड M। तो ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट M में करता है, और ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो फिर पैरेललोग्राम के हम लोग को पता है कि ये जो बाइसेक्ट है ना, आधा आधा हो जाता है ना, बाइसेक्ट आधा आधा हो जाता है। मतलब ये अगर एक पैरेललोग्राम है, तो ये अगर इसका डायगोनल है और डायगोनल का वैल्यू अगर 10 है, तो फिर ये वाला डायगोनल जो है अगर यहाँ पे आगे कट करता है, तो ये एग्जैक्टली आधा कर देता है। दैट मीन्स द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, दोनों को अलग अलग करता है, मतलब दोनों का वैल्यू अलग है। अगर रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का डायगोनल का वैल्यू सेम होता है, बट पैरेललोग्राम में दो डायगोनल का वैल्यू अलग है। तुमको डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला डायगोनल जो है ये बड़ा है, ये वाला डायगोनल जो है छोटा है, बट वो अलग अलग हो जाता है। दैट मीन्स अगर थोड़ा सा बड़ा करके हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लो कि ये वाला डायगोनल 10 है, ये वाला डायगोनल क्या है 5 है। मान लो कि ये बड़ा डायगोनल 10 है, ठीक है ना, और ये छोटा डायगोनल 5 है। तो फिर जहां पे कट करता है यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, आधा आधा हो गया। ये पूरा 5 था, तो यहां पे हो जाएगा 2.5, यहां पे हो जाएगा 2.5।
अब तुम लोग बोलोगे क्या सर यही वाले कंसेप्ट को लेके आप बोल रहे थे कि आप 10 में यूटिलाइज करने वाले हो? नहीं बेटा, ये वाले कंसेप्ट तो हम लोग 8 का कंसेप्ट है, हम लोग पहले सीखा है। इंट्रो वीडियो अगर देखोगे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 17 का इंट्रो वीडियो देखोगे तो वहीं से ये वाला कंसेप्ट पता चलेगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को अलग अलग करता है, सेम नहीं है, अलग आधा आधा कर देता है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग को इसी लॉजिक से, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसी लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं कि AM इक्वल टू MC भी लिख सकते हैं और फिर DM इक्वल्स टू MV भी लिख सकते हैं, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस है, ये हम लोग को पता चल गया। अब देखो हम लोग को प्रूव करना क्या है, प्रूव करना कि M इज मिड पॉइंट ऑफ LN, M इज मिड पॉइंट ऑफ LN, मतलब M जो है ये LN का मिड पॉइंट है। तो LN का मिड पॉइंट है, प्रूव करने के लिए हम लोग को ये दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। मैंने कन्ग्रुएंसी बताया था, कन्ग्रुएंसी ऑलरेडी सीख लिए हो क्लास 7 का वीडियो। अगर जो बच्चे को कन्ग्रुएंसी में दिक्कत है तो मैंने कन्ग्रुएंसी का क्लास 7 का जो एक वीडियो है, मतलब क्लास 7 में भी हम लोग का है, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से अपलोड ऑलरेडी किया है, तो फिर जाके चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हम थाली सजा के रखे हैं, तुमको बस जाके बैठ के खाना है और कुछ नहीं। सिंपल से लॉजिक, और टेस्ट क्या है वो बताना है। टेस्ट क्या है मतलब वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है, कोई भी डाउट होगा तो भी पूछना है, ठीक है ना। चलो फिर, तो ये दो जो ट्राइंगल को मैंने मार्क किया, ये दो ट्राइंगल में कन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, लेकिन यहां पे वही वाला कंसेप्ट आता है जो हम लोग क्लास 10 में यूटिलाइज करने वाले हैं। यहां पे देखो, जब भी तुम इसको प्रूफ करने के लिए जाओगे तो देखोगे कि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ इक्वल है, बात को समझो। ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ क्या है, इक्वल है। कैसे कैसे? अरे ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल। क्यों? ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल जैसे होता है वैसा ही करके हम लोग ये अंदर वाले एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो तो। बोल सकते हैं ना, क्योंकि मेरे को ये दो ट्राइंगल के अंदर में देखना है, तो इसीलिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब यहाँ पे डायग्राम अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो मान लो ये वाला मैंने ड्रॉ किया, तो फिर ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। बात समझ में आ रहा है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल क्या हो जाता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है। बात समझ में आया? अब देखो क्यों ऑल्टरनेट एंगल है ये दोनों। अब ये वाला डायग्राम है ना, ये दोनों को भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाओ, है ही नहीं। अब समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेट है कि नहीं है। ये DA और ये CB तो पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो और ये जो है ये इसका डायगोनल है, तो इसका इक्वल इसका हो सकता है ना, क्योंकि Z में दिस एंड दिस इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल में, है ना। तो अब चलो दूसरा देखो, दूसरा फंडा देखो क्या है। देखो ये आया एक कंडीशन आया। कन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम लोग को 3 कंडीशन चाहिए होता है जनरली, तो ये आया एक कंडीशन। ये हो गया दूसरा कंडीशन, बहुत अच्छे से देखो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दो एंगल ऑपोजिट साइड का एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। तो समझ में आ रहा है, तो दोनों कंडीशन हमने लिख दिया है। लेकिन अब जो है देखो, जब तुम यहां पे कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब जब तुम थर्ड वाला जो तुम ढूंढने जाओगे कि सर थर्ड वाला क्या है, तो थर्ड वाला लॉजिक ये है, देखो ये जो DM है ना, DM इक्वल्स टू MB, तो फिर दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, तो फिर कन्ग्रुएंसी मिल गया। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग का प्रीवियस कंसेप्ट है, मतलब कन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है। लेकिन जो कंसेप्ट हम बताने वाले थे क्लास 10 में यूटिलाइज होगा, अब वो बता रहे। सुनो एक बार हम लिख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या मिला है। पहला मिला है एंगल LDM दैट इज इक्वल्स टू एंगल MBN। अब देखो बहुत अच्छे से, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, बोलो। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, बोलो।
अब देखो बहुत ध्यान से देखो, अब थर्ड वाला कंडीशन क्या है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि dm इक्वल्स टू dm, है ना, ये दोनों, क्योंकि q है ये इक्वल है, q इक्वल है, इसको लिख दो कि बाइसेक्ट, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो कि डायगोनल्स, ये जो है ऑलरेडी गिवन था, है ना, तो इसको गिवन भी लिख सकते हो कि ये जो है गिवन है, क्योंकि यहां पे ही लिख देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पे ही लिख देना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऊपर में लिख के ये दोनों लिख दो, तो यहां से एक कंडीशन में हम लोग का आ गया dm इक्वल टू bm। अब जो है हम लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, देखो ये वाला प्रीवियस लॉजिक है, वो वाला कंसेप्ट अभी तक मैंने बताया नहीं है, वो बाद में बता रहे हैं, पहले जो मतलब क्लास 7 का लॉजिक है वो समझा लेते हैं, फिर वो वाला बताएंगे जो क्लास 10 में हम लोग देखेंगे। देखो यहां पे जो है ट्राइंगल, अब बहुत ध्यान से देखो, कन्ग्रुएंसी में ऐसे ही लिखना है, तुम अगर उल्टा लिखते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू तो फिर उस हिसाब से इंटरचेंज कर देना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को कन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट पता नहीं है तुम लोग बहुत अच्छे से एक और बार सुन लो, यहाँ पे रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे जो है देखो हम लोग के साथ d के साथ हम लोगों का रिलेशन b का आया था, तो d के साथ b का रिलेशन, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे m के साथ m का रिलेशन था, तो m के साथ m का रिलेशन सेम पोजीशन में बैठेगा, बहुत ध्यान से देखो। अब जो है l के साथ n का रिलेशन, तो और हम लोग के पास कोई भी टाइप का ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर एंड में l पुट कर दिया, एंड में m पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बस दोनों को हमको लिखना है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो है दोनों कन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, लेकिन कन्ग्रुएंसी किसमें प्रूव हुआ, ए से एस में लिख सकते हो या फिर ए से एस में लिख सकते हो, कोई भी बात है। अब देखो ये ए से एस में कन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं ये क्लास 10 तक लगेगा, बहुत ध्यान से देखो। देखो तुम ना इसको नहीं लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो, तब भी ये वाला करेक्ट है, ये वाला लॉजिक जो समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, सुनो मेरी बात। यहाँ पे जो है ये नहीं भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जब कोई भी दो ट्राइंगल का, अगर दो ट्राइंगल मतलब दो एंगल सेम हमको मिल जाता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल इक्वल है। कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनो, अगर कोई भी दो ट्राइंगल का, हम लोग ये दोनों ट्राइंगल के बीच में देख रहे थे और ये दो ट्राइंगल के बीच में हमको ये वाला कंडीशन एक मिल गया एंड ये वाला कंडीशन एक मिल गया, और वो भी दो एंगल से मिला है, तो जब ऐसा वाले सिचुएशन होगा तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। कन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल है। ये कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, ये कंसेप्ट हो जाता है कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, जो तुम लोग क्लास 10 में जाके पढ़ोगे, जो तुम लोग क्लास 10 में जाके पढ़ोगे। क्लास 10 में एक चैप्टर है सिमिलरिटी, वहां पे ये वाला कंसेप्ट सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम क्लास 10 में सीखोगे तो इसीलिए अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। देखो मेरा काम है जितना भी मेथड है उतना मेथड बताना, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी बताना। तो क्लास 7 में अगर तुम लोग ग्रैब कर लोगे ना तो आगे जाके वो यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि तुमको ऐसा फील होगा कि अरे वो वाला तो पता था, सर ने बताया था, सर ने करवाया था। तो ये वाले जो लॉजिक है, ये वाले जो कंसेप्ट है, ये वाले समझना है। ऐसा मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है जहां पे ऐसा करके है ही नहीं। तो बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि मेरा एक मोटो है कि क्लास 7-8 लेवल पे जो सीखेंगे यही मेरा स्ट्रेंथ है, क्योंकि बच्चे का बेसिक यहां से डेवलप होता है, तुम्हारा बेसिक यहां से डेवलप होता है। 7-8 को सीरियसली लो, जितना सीरियसली 7-8 को लोगे उतना सीरियसली आगे जाके कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और हम ट्राई करते हैं जितना भी ज्यादा कंसेप्ट 7-8 लेवल पे समझाया जाए उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए, आगे जाके मैथ्स को ग्रैब करने के लिए। ये जो बेसिक डर है ना, ये भगाना है हमको, पता है ना, भगाना है हमको। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो लॉजिक बताया, ये वाला लॉजिक समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। फिर एक और बार बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, 10 तक लेके चलेंगे इसको, 10 तक दिमाग में रखना, 10 तक लेके चलेंगे। देखो क्या है,
कोई भी दो ट्राइंगल को अगर हमको कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम लोग कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बिना वो दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हमको बस दिखाना है कि वही दो ट्राइंगल का कोई भी दो डिफरेंट एंगल, मतलब कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल सेम है, मतलब हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। यहां पे जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल था, तो मैंने दिखा दिया कि एक इक्वल टू दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस मैंने दिखा दिया। वो क्या है? ऑल्टरनेटली, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटली, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। अब दूसरा वाला क्या दिखाया कि वर्टिकली ऑपोजिट, तो दो ट्राइंगल में दो एंगल मेरे को मिल गया। अब हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे एस भी नहीं लिखना है, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल इक्वल है। ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। बात को समझो, ठीक है ना, ऐसा नहीं, कंसेप्ट को बेटा समझना है, हम पुश करके समझाएगा, फोर्सफुली समझाएगा, समझना है। जो बच्चे समझना नहीं चाहते हम तुमको भी समझाएगा, क्योंकि बेटा यही वाला कंसेप्ट लेके तुम आगे चलोगे, इसको समझना जरूरी है। क्लास 10 में यही वाला कंसेप्ट यूटिलाइज होता है। अब देखो यहाँ पे बेस क्लियर करना है, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है समझ में आया, तो यहाँ पे ये जो है ये सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है, इससे हम ये वाला सम नहीं बना रहे हैं, लेकिन दिमाग में इसको रखना, दिमाग में इसको रखना। जब ये वाला सम प्रैक्टिस करोगे ना, तब दिमाग में सोचना कि अच्छा ऐसा कुछ एक कंसेप्ट भी था। मतलब क्या कंसेप्ट था? दो ट्राइंगल के बीच में अगर कोई भी दो एंगल अगर हम लोग सेम दिखा दिया, मतलब इक्वल दिखा दिया कि दिस इक्वल टू दिस एंड सेकंड में दिस इक्वल टू दिस, अलग अलग दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल एक हुआ, एक वर्टिकली ऑपोजिट हुआ, और फिर कुछ अलग भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि वर्टिकली और फिर ऑल्टरनेट एंगल ही होगा, कुछ अलग एंगल भी हो सकता है, लेकिन दो एंगल दिखाना है बेटा, साइड नहीं, दो एंगल अगर सेम आ जाता है तो फिर वो दो ट्राइंगल को हम लोग लिख सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल इक्वल है। यहाँ पे बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है, ये क्या सही लिखा हुआ है? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड इंक्लूड कर दिया, साइड इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट का सिंबल बीच में ऐसा है, वेव है एक, लेकिन जब दो एंगल लिख रहे हो तब नीचे इक्वल लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गया, दो ट्रायंगल इक्वल हो गया। अब मेरे को चाहिए था क्या? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन। एम जो है एल एन का मिड पॉइंट है, तो दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंस प्रूव हो गया तब हम लोग बोल सकते हैं ना कि एल एम जो है दैट इज इक्वल्स टू एम एन। तो फिर एल एम दैट इज इक्वल्स टू एम एन कैसे? बाय CPCT। ये वाला भी बताया है। CPCT का मतलब क्या होता है? कन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सही बताए गलत बताए? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर बहुत ध्यान से देखो, समझ में नहीं है तो बेटा तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। अभी जो है तुम्हारा सीखने का टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम देके सीखो बेटा, हर एक दिन को यूटिलाइज करो। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रैब कर लोगे ना तो फ्यूचर में अगर तुम्हारा IIT करने का मन है या फिर तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का मन है तो ये सारा बेसिक चीजें ग्रैब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेहनत करना सीख जाओगे, तो वहां पे जाके बेटा मेहनत ही करना है। तो तुम्हारा अगर लाइफ का 2 हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो 18 तक मतलब पहला 25 साल में मेहनत करके खुद को एस्टैब्लिश कर लो, बाकी 25 साल तो ऐश करना है। ऐश करना मतलब जॉब करोगे, जॉब में जाओगे, आओगे, ऐश ही हो जाएगा, है ना, ऐश। अब जो है चलो फिर यहाँ पे जो है ये वाला हम लोग का प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ LN। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ LN। बात समझ में आ रहा है? ये प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9? अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया क्लास 10 में यूटिलाइज होने वाला, यही वाला कंसेप्ट को दिमाग में रखना, क्योंकि बाद में भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नंबर 10 में मूव करते हैं। नंबर 10 में देखो क्या है, कोई भी टाइप का डाउट होगा तो नीचे टेक्स्ट करना बेटा। मैंने 15 मिनट लेके एक क्वेश्चन समझाया। क्यों समझाया? एक ऐसा कंसेप्ट समझाया जो कि 10 में यूटिलाइज होने वाला, और तुम लोग अभी क्लास 8 में हो और 7-8 लेवल को हम एक ही मानते हैं।
8 में हो मतलब कुछ बड़े नहीं हो गए हो, अभी भी सीखने की उम्र है, लेकिन 8 पार करके जब 9 में चले जाओगे थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा लेवल, तो वहां पे सम्स अलग टाइप का सिखाएंगे, जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो रहा है, आधा हो चुका है, तो टेंशन नहीं लेना है, देखते रहो। अब जो है देखो, इन एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम शो दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहला तो जो बात है, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, इंट्रो वीडियो में मैंने बताया है, जो सारे स्टूडेंट्स देखे हो तुम लोगों को पता है। ये जो है आइसोसेलिस है, ऐसा है नहीं है बेटा, मैंने गलत ड्रॉ किया है ना, तो फिर ऐसा होगा ये और ये, लेकिन दिस टू शुड बी इक्वल, तब उसको कहता है आइसोसेलिस, है ना। दिस टू शुड बी इक्वल, एक ट्रापीजियम ऐसा दिखता है, इंट्रो में बहुत अच्छे से बताया। अब देखो चलो सम को कैसे बनाओगे, थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, तुम लोग को लग रहा होगा कि अरे ये सर कैसा क्वेश्चन है। देखो क्या बताया, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम कैसा है, ऐसा आइसोसेलिस ट्रेपीजियम ऐसा होता है कि नहीं, बोलो ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये और ये सिमिलर है, ऑलरेडी ये हम लोग को बताया गया है ना, दो जो है ये सिमिलर है, तो फिर ये आइसोसेलिस हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा तुम एक्सटेंड कर दोगे, तो ये क्या है, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। देखो ये और ये सिमिलर है, और मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि ये जो है आइसोसेलिस था, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि ये और ये अगर सेम है तो रिलेटेड बेस जो एंगल होता है वो सेम होता है, तो फिर ये आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है, दैट मींस ये इक्वल है, दैट मींस इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तब भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर उस हिसाब से अगर देखोगे तो फिर ये एंगल इक्वल होता है, तो बात समझ में आ रहा है, ये एंगल इक्वल होता है। और फिर एक लॉजिक मैंने और बताया था, क्या था, ये जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है ये कितना होता है, 180 होता है ना, बताया था, ये एडजेसेंट एंगल्स जो है इसका सम जो है 180 होता है। तो अब जो है लॉजिक बना लो, ऐसे डॉटेड लाइन तुमको बनाना नहीं है, ठीक है ना, तुमको बस करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा आइसोसेलिस ट्रेपीजियम एक ड्रॉ करना है, इसका एक नेमिंग देना है, क्या नेमिंग, ABC D, ठीक है ना। अब देखो एंगल A प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये तो हम लोगों को पता है, क्वाड्रिलेटरल का लॉजिक है, कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे ये आइसोसेलिस है, तो फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये वाला जो है ये एंगल A इक्वल टू एंगल B क्यों है, मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दोगे, इसको भी एक्सटेंड कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखोगे तो एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे कि ये आइसोसेलिस क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है ना, समझ में आया, ये एंगल A इक्वल टू एंगल B क्यों, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रापीजियम, ये आइसोसेलिस ट्रापीजियम है इसीलिए। अब जो है देखो यहां पे हम लोग का आ गया एंगल A प्लस एंगल D 180, एंगल A प्लस एंगल B हो गया आइसोसेलिस ट्रापीजियम, तो फिर A और B इक्वल है, तो क्या A के जगह पे हम लोग एंगल B पुट कर सकते हैं, तो फिर एंगल B प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। दैट मीन्स देखो ये वाला एंगल B है, ये वाला एंगल D है, दोनों को मिलके हो गया 180, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, जो कि यहाँ पे बताया देखो, शो दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट एंगल्स को सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री आएगा, मतलब 180 आएगा, जो कि हम लोग का हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये वाला प्रूव्ड। बात समझ में आया, 2-3 लाइन का प्रूविंग है, तो अब ये प्रूव्ड लिखा, तो फिर ऑपोजिटली यहाँ पे ये लिख दो कि एंगल A प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B प्लस एंगल D 180 तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने एंगल A प्लस एंगल C को 180 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो बेटा, एक अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का ये जो 4 एंगल है तो सम करके कितना होता है, 360 होता है, तो सम करके अगर 360 होता है तो फिर ऑपोजिट कोई भी 2 एंगल, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एंगल B एंड एंगल D मिलके 180 हो रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि एंगल A और एंगल C मिलके भी 180 बनाएगा।
क्योंकि 180 प्लस 180 मिल के होता है 360, है ना। तो कोई भी दो एंगल अगर 180 हो रहा है तो उसको ट्रापीजियम होने के लिए या फिर क्वाड्रिलेटरल होने के लिए बाकी दो एंगल का सम भी 180 होना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमको प्रूव करना था, तो प्रूफ कर दिया। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया? आई थिंक समझ में आया। कुछ नहीं बेटा, ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम था, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, और ये जो है एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हो एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, किसका? क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे वही भी लिख सकते हो कि एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो लिख देना, लिख के ऐसे सॉल्व कर देना, बस बात खत्म। समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बताया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखो बताया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा कंडीशन क्या गिवन है, 11 पार्ट 1 कर रहे हैं। AC इक्वल टू BD, तो फिर ABCD ड्रॉ कर लो। पता है कि AC इक्वल टू BD, अच्छा ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अच्छा तो डायग्राम देख के ही हमको लग रहा है कि ये दो इक्वल नहीं है ना। पैरेललोग्राम का दो डायगोनल तो इक्वल होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लॉजिक क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो सकता है, और फिर क्या है, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। लेकिन ये जो डायग्राम है, डायग्राम देख के हमको पता चल रहा है कि ये तो दो डायगोनल जो है ये तो इक्वल है ही नहीं। तो फिर इक्वल डायगोनल कौन सा क्वाड्रिलेटरल का होता है? एक का होता है रेक्टेंगल का, एक का होता है रेक्टेंगल का इक्वल डायगोनल होता है, एंड फिर एक स्क्वायर का इक्वल डायगोनल होता है। बात समझ में आया? एक स्क्वायर का होता है, एक रेक्टेंगल का होता है। अब यहाँ पे किसका बात कर रहा है? अब बताया कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अब देखो बताया है कि AC जो है ये परपेंडिकुलर टू BD है। अब रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर तो होता नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो फिर ऑब्वियस है कि स्क्वायर का होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि AC इक्वल टू BD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC इज परपेंडिकुलर, डायरेक्टली लिख देते हैं, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। परपेंडिकुलर मतलब उल्टा T का जो साइन होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक साइन एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे होता है, तो इसका सिंबल भी उल्टा T हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग वैसे ही लिख देंगे BD। तो फिर ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैचिंग ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसका 90 डिग्री इक्वल तो होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होता नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 11 का 1 स्क्वायर। अब चलो नंबर 2 क्या है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD बट नॉट इक्वल टू इट। अच्छा तो फिर मतलब ऐसा है, पता है कि AC जो है, ये जो है AC एंड ये जो है BD, देखो बताया कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, तो परपेंडिकुलर है बट इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर है ना, दो इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर है। तो फिर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो हम लोग का इस लॉजिक में क्या होता है, देखो रोम्बस ड्रॉ करो, रोम्बस ड्रॉ किए। अब देखो यहाँ पे जो है 2, तो 2 में क्या बता रहा है, देखो परपेंडिकुलर टू BD इज नॉट इक्वल टू इट, तो फिर इसका परपेंडिकुलर है बट इक्वल नहीं है, तो फिर क्या है, देखना ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम लोग जो पहले मैंने बताया था एकदम स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो से ही तुम्हारा बन जाएगा। देखो वहां पे ये वाला क्या था, वहां पे ही देखना रोम्बस, वहां पे ही देखना रोम्बस में क्या था, डायगोनल्स जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक है ना। वहां पे मतलब इंट्रो वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि हर एक का ये, वो अगर ठीक से देखोगे, लर्न कर लोगे तो कंसेप्ट से ही बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे AC इक्वल टू BD बट AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD। AC और BD इक्वल है बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वही होगा रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल AC BD मतलब ABCD, AC और BD इक्वल है बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो रेक्टेंगल का ही होता है ना। समझ में आया? चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल था, कंसेप्ट से बन जाएगा तुम्हारा, अगर इंट्रो वीडियो अच्छे से देखे हो तो कंसेप्ट से बन जाएगा। वहां पे जो लॉजिक मैंने बताया था उसको अगर फॉर्मूला कॉपी में लिख लोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ।
अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, ये एक डायग्राम है, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझना। ये पूरा 110 है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी गिवन है। एंड देखो बी सी डी, दैट मीन्स ये पूरा गिवन है हम लोग का 80, है ना, पूरा गिवन है 80। अब देखो ये 80 गिवन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा जो 80 है ये डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करता है, मतलब रोम्बस, एक रोम्बस का डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो इधर में हो गया 40, इधर में हो गया 40, ठीक है ना। तो अब ये पूरा 110 है, तो ये बाकी बचा उचा जगह कितना होगा? ये 110 है तो ये जगह कितना हो जाएगा? 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 70। ये वाला हो गया 70। अब कर लो 70 प्लस 40 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 180। अब यहां पे करो, बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, बात समझ में आया? अब देखो x का वैल्यू जो है वो निकल गया है, वो है 70। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो है हमको ढूंढना है कि मैंने क्या बताया, ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करता है तो फिर दिस एंगल, मतलब ये पूरा 80 था तो ये भी 80 हो जाएगा, है ना। तो फिर दिस प्लस दिस, ये पूरा 180 होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी मिलके 180 होगा। एंगल ए मेरा आ गया 80, तो फिर एंगल डी कितना हो जाएगा? बोलो, एंगल डी विल बी 100, है ना। 80 को राइट साइड भेज दिया तो डी क्या हो जाएगा? एंगल डी पूरा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो y है ये आधा में है, मतलब डायगोनल तक है, ध्यान से देखो डायगोनल तक है, दैट मीन्स 50 का आधा हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए डी बी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100/2 दैट इज 50 डिग्री। बात समझ में आया? तो फिर तुमको जो x एंड y ढूंढना था वो मिल गया, यहां से तो x मिल गया, यहां से y मिल गया, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? एक और बार समझना है, चलो फिर एक और बार समझते हैं। अब मैंने क्या बताया, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे ये 110 है तो ये पूरा जो है 180 है, तो फिर ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? ये बाकी बचा बुचा जगह कितना हो जाएगा? 110 से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 70। और क्वेश्चन में देखो बी सी डी मतलब ये पूरा गिवन है 80, और हम लोग का कंसेप्ट पता है कि डायगोनल्स जो है वो आधा करता है, मतलब रम्बस का जो डायगोनल है वो आधा कर देता है एंगल को। तो फिर इधर में हो गया 40, इधर में हो गया 40, है ना। तो फिर यहां से मैंने निकाल लिया 70 प्लस 40 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये छोटा भाई साहब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीपीएम, ट्राइंगल सीपीएम में ये लिख सकते हैं। तो फिर यहां से मिल गया x इक्वल टू 70 डिग्री। बात समझ में है? तो x निकल गया। अब जो है y ढूंढना है, तो y देखो डायगोनल तक है ना, डायगोनल तक है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये पूरा 80 था तो ये भी पूरा 80 हो गया। अपोजिट साइड्स आर सेम होता है, मतलब अपोजिट एंगल्स आर सेम होता है, तो फिर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। तो फिर एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी मिलके हो जाएगा 180। तो यहां से एंगल डी आ रहा है 100, ये पूरा जो एंगल डी है ये पूरा आया 100, तो फिर y जो है डायगोनल तक है, तो फिर y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पे बताया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो फिर पहले हमको दिख ही रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल एंड इक्वल होता है, तो फिर यहां से डायरेक्टली लिख दो ना कि 3x प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 25। x निकल के आएगा 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 14। यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाता है? इधर 6 उधर 5, तो 6 एंड 5 11 हो जाता है। तो फिर x का वैल्यू 11 हो गया, खत्म करो। अब y का लेके सोचो। अब y में देखो, बहुत अच्छे से देखो, देखो ये इसका पैरेलल है, मतलब DC एंड AB जो है ये पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये और ये भाई साहब इक्वल है, तो फिर y प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 24। हाउ? ऑल्टरनेट एंगल,
है ना। तो फिर यहां से y आ जाएगा 24 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 24 से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, पहले 4 करो फिर 5 करो तो आ गया 15। तो y का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब z को लेके सोचो, अब क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। z बहुत सिंपल है, देखो कैसे z फाइंड करेंगे। देखो z का मतलब दिस, मतलब यहां पे प्लस यहां पे कितना होता है, इक्वल करके 180 होता है। तो फिर एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू 180 होता है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स मतलब 180 होता है, पता है हम लोगों को। तो फिर एंगल ए में क्या है पूरा लिखो, एंगल ए में है 3y प्लस 5 प्लस 24, ये पूरा एंगल ए है, पूरा एंगल ए है। और एंगल बी में कितना है, ओनली z है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 3 इंटू वाई का वैल्यू 15 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे 5 प्लस 24 प्लस z इक्वल्स टू 180, है ना। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 50 प्लस 24 74 प्लस z दैट इज इक्वल्स टू 180। तो फिर z इक्वल्स टू 180 माइनस 74 कितना होगा, लिख के आंसर करके मेरे को बताना, नीचे कमेंट करना, ठीक है ना, नीचे कमेंट करना। अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बताया, द फॉलोइंग फिगर इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है इन विच x इज टू y। अच्छा, तो x इज टू y दैट इज इक्वल्स टू 3 इज टू 7। तो x इज टू y अगर 3 इज टू 7 होता है तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बाई वाई दैट इज 3 बाई 7, लिख ही सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। x बाई वाई इक्वल टू 3 बाई 7 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो ये एक लिख लिए मैंने, यहां से ये मिला। अब देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो फिर ये एक रेक्टेंगल है, दैट मींस ये पूरा कितना है 90 डिग्री है। तो फिर ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक एंगल अगर 90 आ गया है तो बाकी दोनों को मिलके कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो फिर x प्लस वाई शुड बी 90। तो फिर ये एक आया, ये दूसरा आया, तो फिर यहां से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, या फिर वाइस वर्सा करो, जो भी कुछ करना चाहते हो। तो फिर लिनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे और लिखो, यहाँ पे और लिखो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3 बाई 7 इंटू वाई दैट मीन्स 3y बाई 7, ठीक है ना, 3y बाई 7। तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू 3y बाई 7 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 90। इसको सॉल्व कर लो, करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा, नीचे 7 तो 3y प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 90। तो 7 प्लस 3 10y दैट इज इक्वल्स टू 9 7 से कितना होता है 63। तो अब साइड बाय साइड कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू आ गया 63, y का वैल्यू आ गया 63। बात समझ में आ रहा है। अब x का वैल्यू कैसे आएगा, इसमें पुट कर दो बेटा, इसमें पुट कर दो, सिंपल सा लॉजिक है, पुट कर दो आ जाएगा। तो इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहां पे इसका नाम ना इक्वेशन 1 दे देना, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब मतलब इसके बाद यहां पे किया है मैंने, अब यहां पे लिखना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 बाई 7 इंटू वाई। तो फिर 3 बाई 7 इंटू 63, तो 7 कितना होता है 9 जा, तो 9 3 जा कितना होता है 27। तो फिर यहाँ पे आ गया x का वैल्यू है 27 एंड y का वैल्यू है 63। बात समझ में आया। ऐसे सॉल्व करना है, ये जो है ना दो इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, जो कि तुम लोग क्लास 9 में सीखने वाले हो। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर टेंशन नहीं लेना है। इसका 3-4 मेथड है। ये जो मेथड पर्टिकुलरली जो मेथड में मैंने सॉल्व किया है, इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। हम नहीं कहते, हर कोई कहता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो इसका अलग अलग मेथड भी है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फिर ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशन को, लेकिन वो क्लास 9 का लॉजिक है। अभी जो 8 में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर 9 का सीखना है तो फिर वहां पे जाके सीख सकते हो, यूट्यूब में अपलोडेड है। लेकिन हम बताएंगे, हम सजेशन देंगे कि अभी देखने का जरूरत नहीं है,
अभी नहीं चाहिए, वो सीखना नहीं है, 9 में ही सीखना। यहाँ पे बस ऐसे ही करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही करना है। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व होगा। अगेन एक प्रूविंग सम, चलो फिर देखते हैं। समझ में आया? चलो यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे ही एंड है, इसके बाद नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, तुम लोग सीख चुके हो। अब प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रिप में आएगा, जितना अच्छा ग्रिप में आएगा उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। नॉलेज पे फोकस करो, मार्क्स ऑटोमेटिकली आते रहेगा। मार्क्स में अगर फोकस करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको फोकस कहां पे करना है, नॉलेज में, कि ऐसा टाइप का सब मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।